कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके बीच लाइव प्रोग्राम में आया हूं और विभिन्न मुद्दों को लेकर कि आंदोलन में क्या हुआ, आंदोलन के बाद जो जेल गए बाहर आए, क्या किसने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मांगों का क्या हुआ और आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि ना हम हार मानने वाले न झुकने वाले हैं। अंतिम सांस तक संघर्ष करने का ऐलान किया था और कसम खाई थी और शपथ ली थी। उस शपथ और उस कसम पर हम आज भी अडिग है और अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। ना जेल से डरने वाले, ना लाठियों से, ना मुकदमे से डरने वाले हैं। आपने देखा होगा जब मुझे जेल में और मेरे साथियों को ले जाया जा रहे थे तो मैंने बस में से भी यही बयान दिया था, धरना स्थल से भी यही बयान दिया था और जेल से बाहर आने के बाद भी यही बयान दिया था। कितनी ही यातनाएं, कितनी ही पीड़ाएं आप दे लीजिए या फिर कितने ही षड्यंत्र कर लीजिए, ना हार मानेंगे ना झुकेंगे। गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। हमारी लड़ाई अत्याचार और अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाकर उन युवा बेरोजगारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। साथियों, तमाम मुद्दे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लगातार युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद की और इतनी बड़ी आवाज बुलंद की कि वो षड्यंत्र विफल हो चुका। और तमाम उन युवा साथियों का, मेरे प्रदेश की जनता का, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो मैं जेल के अंदर मेरे साथियों के साथ था तो वो बाहर से सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन साथियों, जो जिम्मेदारी मुझे निभानी थी, चाहे जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो, जो तमाम लोग जेल के अंदर मेरे साथ थे वो अभ्यर्थी, उनको पता है कि एक भी किसी प्रकार की समस्या उनको आने नहीं दी। जबकि वो खुशी खुशी, यानी कि वहां जब हम सेंट्रल जेल गए तो वहां जो हमने संघर्ष किया, जो भर्तियों के पहले के पुरानी जो कर्मचारी लगे तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, पूरा सहयोग किया और हम अच्छी तरह से रहे। जहां किसी की जमानत में कागज लगाना हो, या जो सीनियर एडवोकेट ए के जैन साहब ने हमसे फीस नहीं ली, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन और जो अन्य एडवोकेट और थे, हमारे 2-3 एडवोकेट, तो उनको फीस देने से संबंधित कार्य हो, किसी भी बेरोजगार से बिना एक पैसा लिए जो भी पैसे देना हो वो व्यवस्था हमने की, यानी कि मैंने की। इसके अलावा कागज जमानत में लगानी तमाम, यानी कि किसी भी बेरोजगारों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। मैं मुद्दों को लेकर भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये सामान्य बात चर्चा करना जरूरी है क्योंकि प्रदेश की जनता, युवा और तमाम मीडिया को पता चले कि संघर्ष के दौरान क्या हुआ। क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं, लोग जो सरकार की जो गुलामी कर रहे हैं, जो नेताओं से जुड़े हुए हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनका अब उनको ठेका और दे दिया गया है कि ये न तो लाठियों से डरने वाला है, न गुदमों से डरने वाला है, ये अंतिम समय से लड़ने वाला है, लेकिन इनको बदनाम किया जाए। साथियों, जो साजिशें थी, जो चीजें थी, मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। भर्तियों से संबंधित जो अपडेट है, जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों से लगातार रूबरू होता रहता हूं, लेकिन आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है। जो फेसबुक पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, वो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाले और फेसबुक पे ज्यादा इसको इसलिए शेयर करें कि लोगों को पता चले कि संघर्ष का परिणाम क्या होता है और संघर्ष कैसे किया जाता है। साथियों, 13 जून को हमारा ऐलान हुआ, 13 जून को हम पहुंचे। 4 मांग प्रमुख थी 13 जून को, जिसमें चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी की भर्ती की विज्ञप्ति का मामला हो, जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से बाहर कराने का मामला हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर में 6000 पद करवाने की मांग हो, चाहे वो पंचायत राज जैन भर्ती हो, और चाहे वो प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की मांग हो। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। और आपने देखा होगा उसके बाद आंदोलन बढ़ा, अन्य जो मांगे हमने उसमें ऐड किया, क्योंकि जब बात अपने पे आ गई, जब बात बेरोजगारों के, जब लाठीचार्ज हुआ, हंगामा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, तो बात आ गई अब सरकार वर्सेस युवा बेरोजगारों की। तब हमने लखनऊ समझौते की तमाम मांगे शामिल कर ली, चाहे वो विशेष शिक्षकों का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती 2012, स्कूल विभाग, तमाम वो मांगे थी। फरवरी 2021 में जो मंत्रियों के साथ समझौता वो मांगे थी, और 23 मई की वो तमाम मांगे जो उस दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और हमारी मुलाकात कुलदीप राका जी से हुई थी, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से। तमाम मांगों को लेकर हमने हल्ला बोल दिया, सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, युवा वर्सेस कांग्रेस सरकार। 13 तारीख को आंदोलन चला हमारा। 14 तारीख को हमने कहा कि रैली की हमें परमिशन दी जाए। हम बाहर निकले, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, कई लोगों की चोट आई, कई लोगों के मोबाइल टूटे, लेकिन हमारा हौसला किसी का नहीं टूटा और वहां डटे रहे। हमने पुलिस प्रशासन को भी कह दिया था, तमाम अधिकारियों को कह दिया था
कि हम इस बार लॉलीपॉप और कैप्सूल नहीं लेंगे। हम आश्वासन से थक चुके हैं। आपने लखनऊ से बुलाया, हमने आपकी बात मानी, फरवरी में समझौता हुआ, रात 12:30 बजे मंत्री हमने बात मानी, हमेशा हर बात मानी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ हमें परिणाम चाहिए। आश्वासन नहीं, कई ऐसी मांगे थी जो सरकार को तुरंत कर देनी चाहिए थी। साथियों, जो 14 तारीख को आंदोलन के बाद हमारे जो लाठीचार्ज हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल को पीसीसी ले जाया गया और वहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी से मीटिंग करवाएगी, लेकिन वो मीटिंग असफल हो गई। उसके बाद एक बड़े स्तर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में, जिसमें 4 आईएएस और शामिल थे, जिसमें आरती डोगरा जी शामिल थे, जो मुख्यमंत्री जी सचिव है, भास्कर सावंत जी ऊर्जा प्रमुख सचिव साहब थे, हेमंत गेरा जी डीओपी सेक्रेटरी थे, और भी लोग उसमें मीटिंग में शामिल थे, ललित कुमार जी भी थे और मुकुट बिहारी जी थे। तमाम अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे और पंचायत राज प्रमुख सचिव अर्पणा अरोड़ा जी भी इसमें शामिल थे। मीटिंग हुई, मुख्य सचिव महोदय जी ने कहा कि अब मैंने इस मामले मेरे संज्ञान में, सारे मांगों पर मैं विभागीय अधिकारी से बात करके और जल्द से जल्द निस्तारण करवाऊंगी, लेकिन मेरे पे विश्वास रखो। साथियों, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, एक एक बेरोजगार यानी कि भर्तियों से जो उस समय मौजूद थे, उन प्रतिनिधि मंडल को एक एक व्यक्ति की वार्ता उन्होंने करवाई। मैं वहां बैठा था, एक एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी। वार्ता के बाद हम बाहर निकले। बाहर निकले के बाद, क्योंकि साथियों एक चीज और बता दूं, जो सोशल मीडिया पे जो तमाम लोग मेरा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके परिजन मेरा लाइव देख रहे हैं या मीडिया के बंधु लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आंदोलन जब होता है, जो धरना स्थल पर उनको पता है, उपेंद्र यादव धरना शुरू होता है तो पूरे दिन भर उनके बीच में खड़ा रहता हूँ। सबके खाना खाने के बाद मैं खाना खाता हूँ और सबके सोने के बाद मैं सोता हूँ, और फिर वहां से कोशिश करता हूं हर व्यक्ति के प्रतिनिधि मंडल को साथ ले जाकर उनके सामने बात कर और फिर बाहर निकल के ये पूछता हूं, आप संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हो तो आगे आंदोलन चलेगा, क्या करना है? यानी कि हर रणनीति तैयार उन युवा बेरोजगारों के बीच से, उन बेरोजगार से पूछकर हम तय करते हैं। हम आए, बेरोजगार जो संतुष्ट नहीं थे, कई मांगे वो मान रहे थे कि हम जो तमाम मांगों में से ये मांगे हम जल्द पूरा कर देंगे, लेकिन उनकी समय अवधि उन लोगों ने नहीं बताई, जल्द पूरा कर देंगे। लेकिन कई मांगों पर हमें लग रहा था कि वो वेल्टिनेटर पे थी, जैसे 6000 पद टेक्निकल हेल्पर करने वाली, जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से निकालना, कई ऐसे मांगे थी जो हम चाहते कि ये मांगे पर अब निर्णय जल्द ले सकते हो। उसके बाद हमने निर्णय किया, हम धरना स्थल पे आए कि हम युवा बेरोजगार तमाम लोगों से मैंने पूछा, उनका भी हम संतुष्ट नहीं है, हमारा पड़ाव जारी रहेगा। आंदोलन जारी था। हम कौन से उठने वाले थे न, क्योंकि 23 मई को हजारों की संख्या में हम चले गए। और इस बार सब युवाओं की ये इच्छा थी, सब युवा कह रहे थे कि उपेंद्र जी हम आते हैं, बार बार किराया नहीं लगा सकते, दूर से आते हैं, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाने वाले नहीं है, आप भी नहीं जाओगे। तो मैंने ऐलान किया कि भैया मैं तो कभी नहीं जाता, आप जाते हो उसके बाद मैं जाता हूँ, पूछता आप लोगों को, आप जो चाहोगे वो होगा। लाठी पड़ेगी तो सबसे पहले उपेंद्र यादव के ऊपर पड़ेगी, मुकदमे में होंगे तो सबसे पहले उपेंद्र यादव को होंगे, जान देनी पड़े तो उपेंद्र यादव को सबसे पहले जान देगा, पीछे नहीं हटेगा। मैंने सबसे वादा किया। अब 14 तारीख की ये वार्ता हुई, 15 तारीख को हम वहां रुके क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ थे नहीं। हम इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं पूछे। लेकिन इंतजार, हमारा संयम टूट चुका था, क्योंकि वहां हमारे पड़ोस में सीएचए के अभ्यर्थी भी पिछले 80 दिन से धरना दे रहे थे, तो वहां धरना देते रहते वहां कोई मतलब नहीं निकलता। हमने निर्णय लिया कि हम या तो दिल्ली कूच करेंगे। अब दिल्ली कूच करने की पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी, पुलिस प्रशासन वो हमें कहा कि नहीं जाओगे, हमने कहा हमारा अधिकार है। लेकिन हम वहां से निकले, क्योंकि 16 तारीख को जब हम वहां से निकले और कांग्रेस कार्यालय के लिए हम निकल चुके थे, लेकिन हम जब निकले तो 200-250 लोग थे। लेकिन जब हम पूछे, 200 करीब पूछे, लेकिन हमारे पीछे से 300-400 लोग बाद में पूछे, जिनको पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगा दिया। यानी कि संख्या हमारी बहुत थी, लेकिन कुछ लोग, मैंने उन लोगों को सबको बताया था 7:30 बजे तक आप लोगों को आना है। 7:30 बजे मैंने अंतिम समय दिया था, लेकिन लोग वही थे, उनको पता है कि धीरे चलेंगे। वो 10-11-9 मेरे को लगता है हम लोग 8:45 से वहां निकले थे, वो लोग लेट आए, वो लेट रह गए। पुलिस वालों उनको, कई लोगों की चोटें भी आई, कई लोगों से लाठीचार्ज भी किया। लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ, मैं एक एक लाठी का बदला लूंगा, क्योंकि मैंने सारे दृश्य देखे, सारी पीड़ाई देखी है। उपेंद्र यादव न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। वहां पहुंचे, हम बैठ गए। सवाल उठा, कांग्रेस के पदाधिकारी ये कहते आप यहाँ कांग्रेस कार्यालय क्यों आए? हमने कहा 2018 में हमने समर्थन दिया था, ये फोटो है, उनको सबको पता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि जब कोई बड़ा आंदोलन होता है, मंत्री जाके वार्ता करता है, तो राजस्थान के युवा बेरोजगार आइए सुनिए। लेकिन हुआ क्या, बाद में आपने देखा होगा जो झड़प हुई अधिकारियों से, उसके बाद वहां से मुझे घसीटा गया, उठाया गया और मुझे अलग
थाने में ले जाया गया और मेरे साथियों को अलग ले गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन वीर योद्धाओं का। अधिकतर लोग आप देखना वीडियो में वो खुद उठकर बस में इसलिए सवार हो गए कि उपेन्द्र यादव को ले जाया गया है, वो साथ देने के लिए लोग पहुंचे। साथियों अधिकतर लोगों को 151 में, यानी कि 151 कोई मुकदमा नहीं है, 6 महीने बाद वो धारा वैसे खत्म हो जाती है, उन लोगों को गिरफ्तार किया, हम 9 लोगों को सेंट्रल जेल भेजा गया और अलग अलग थानों में रखा गया। 2 दिन संजय सर्किल थाने में थे, 1 दिन संजय सर्किल थाने में, 2 दिन विधायकपुर थाने में, 1 दिन शास्त्रीनगर और 3 दिन हम लोग सेंट्रल जेल में रहे। सेंट्रल जेल में भी कई कहानियां, वो तो कभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं है। लेकिन विधायकपुरी थाने में कुछ लोगों ने गाली गलौज, बहुत कुछ उन्होंने गलत व्यवहार किया, गलत बोला। और इसके अलावा अन्य कई जगह मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे अकाउंट की जांच, सब लोगों को पूछा, कई लोगों को कहा कि किसी से पैसे लिए हो तो बता दीजिए, हम मुकदमा दर्ज कर देते और उपेन्द्र यादव का इलाज कर देते हैं। मेरे साथियों को कहा कि उपेन्द्र यादव के खिलाफ बयान दे दीजिए, हमसे पैसे लिया और हम लोगों को जबरदस्ती बुलाया, फंसाया। मेरे साथियों ने कहा कि जो इंसान हमारे खाना खाने के बाद खाना खाता है, धूप में हमारे सामने बैठा रहता है, लाठी पहले खाता है और 1 पैसा नहीं लेता, जो पैसे देना वो जेब से कहीं से भी लाकर देता है, लेकिन हमसे 1 पैसा नहीं लेते, उस आदमी को हम नहीं फंसा सकते। सब लोगों ने एक आवाज में कहा। तो साथियों फिर उन्होंने क्या चालाकी दिखाई, बयान खुद टाइप करके उनके साइन करवा लिए, मेरे से भी साइन करवा लिया, मेरा रिमांड मांगा गया, मेरे साइन ये करवाया गया कि मैं 15-20 लोगों को और जानता हूं, उनके घर जाकर उनको मैं पकड़ा दूंगा। तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती साइन करवाया और वहां कोर्ट में जाकर ये कहा साहब उपेन्द्र यादव खुद कह रहा है मैं 15-20 लोगों को जानता हूं, इसलिए उपेन्द्र यादव का रिमांड दे दीजिए। मैंने कहा साहब ये जबरदस्ती साइन करवाए, मेरे एडवोकेट वहां मौजूद है, ऑब्जेक्शन हुआ, उनको रिमांड नहीं मिला। यार रिमांड देने का मतलब वो चाहते थे रिमांड पे लेकर और अच्छा रिमांड लिया जाए, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे साथियों से मेरे खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे वीर योद्धा नहीं टूटे और उन्होंने कह दिया कि हम जान दे देंगे, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ इसलिए नहीं जाएंगे। आज ये सड़कों पर यहाँ बैठा, आज लाठियां खा रहा, तो हमारे लिए, हम लोग इनके पास कार्यालय जाते थे, न्याय दिलाओ, और हम लोगों ने कहा था इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो वो लोग न टूटे न झुके, बयान नहीं दिए, कोशिश की, मेरे अकाउंट नंबर मांगे, मेरे सारी चीजें उनको मैंने दी, पूरी कोशिश कर ली, पूरा पता कर लिया, लोगों से पूछा। 8 दिन जो 7.5 दिन हम जेल रहे, तो अलग अलग लोगों से, सब जगह तफ्तीश विभाग से कई लोगों से पता कर लिया कि कोई प्रकरण है कि उपेन्द्र यादव के खिलाफ पैसे लेने का, बेईमानी का, कोई भी, लेकिन कांच को आंच नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और आज मैं प्राउड करता हूं मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर। और जो लोग, मैं ये देख रहा था, कुछ लोग ये सवाल उठाते ना, कई लोगों को सच्चाई का ही पता नहीं है, कई लोगों को सच्चाई पता नहीं है। हाँ, मैं संगठन कैसे चला रहा हूं, मेरे लोगों, मैं आज भी आपके सामने खुलासा करता हूं, लेकिन वो अधिकतर कई लोग कर्मचारी, कई लोग हैं, सरकार उनके या पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी टीम है जो कैसे इस पूरे संगठन को, गरीब बेरोजगारों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो साथियों, ईमानदारी से किया कार्य, ईमानदारी से किया गया संघर्ष को कोई नहीं हरा सकता। पूरी जांच कर भी कुछ नहीं हुआ, आखिरकार इनके पास कोई सबूत नहीं बचा। न्यायालय से मुझे जमानत मिली, एक एजेंट साहब आए, उनको बहुत बहुत आभार, और हम लोगों को जमानत मिली, हम बाहर आ चुके हैं। अब वो मुकदमे हैं, उसमें न्यायालय में जा रहे हैं, एडवोकेट्स में लीगल ओपिनियन ले लिए, 1 दिन में 3 मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते, वो भी न्यायालय से खत्म हो जाएंगे। और मुकदमे लाठियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं थे, न इनके पास कोई ऐसी तस्वीर है कि हमने तोड़फोड़ की हो, न हमने रास्ता रोका हो, कोई रास्ता नहीं रोका, न तोड़फोड़ की। ये जो धाराएं लगा नहीं सकते, तो वो तो न्यायालय से राहत मिल जाएगी। पूर्व एक मुकदमे में लगातार इससे संबंधित आयोग का फोन आ रहे कि भैया आप कोर्ट में पेश हो जाए। मैंने कहा मैं पेश नहीं हूंगा, मैं गलत नहीं, मेरे पास वीडियो तस्वीर है। बोले मेरी नौकरी का सवाल है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के दबाव में आयोग मुकदमा दर्ज कर देता है, लेकिन बाद में प्रेशर उसकी ऊपर आता है, उसकी नौकरी का सवाल होता है। वो कह रहा है मेरी मजबूरी समझिए, मेरी नौकरी का सवाल है, लेकिन जहां हम गलत नहीं है, मेरे सारी चीजें हमारे पास है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी सत्य हार नहीं सकता। कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई लोगों को ये लग रहा था, कई लोग जो विपक्ष के थे, अरे यार उपेन्द्र यादव जेल में गया तो टूट जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं पता, अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, क्योंकि सच के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, सच के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। साथियों, तमाम मांगे ये भी हैं, लेकिन मुकदमे तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वो भी न्यायालय से दोबारा वापस हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, आपने एक चीज और करना, आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा, युवा बोर्ड का जो प्रोग्राम था कि हम 1-1.5 लाख भर्तियां तो हम कर चुके हैं और भर्तियां हम कर रहे हैं, और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने के लिए मैं
प्रशिक्षण करवा रहा हूं। जो मांग हम उठा रहे थे आंदोलन, जो कि प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी, सब जगह देखा, सोशल मीडिया सब जगह देखा होगा। और हमने ये भर्तियां कर दी है और भर्तियां हम करने जा रहे हैं, और मुख्य सचिव साहब और तमाम अधिकारियों ने भर्तियों को लेकर मीटिंग भी ली है। ये युवा बेरोजगारों का संघर्ष का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार के संज्ञान में मामला आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सारे मामले रखे कि हमारा आंदोलन गलत नहीं था, वाजिब मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मुख्य सचिव साहब से मीटिंग होने के बाद, जो 14 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद आपने देखा होगा एक लेटर मैंने ग्रुपों में डाला था, मैं ट्वीट करूंगा। अलग अलग लेटरों का जवाब, अलग अलग विभागों से जो लेटरों का जवाब मेरे पास आ रहा है। अभी चिकित्सा विभाग का जवाब आया है कि हम जल्द ही रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति जारी करेंगे, यानी कि जो आंदोलन, जो वार्ता, उसका जवाब हमारे पास आ रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, 21 भर्ती को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग, आप युवा साथियों कहना चाहूंगा कि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह दुनिया में भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं, जो केवल मेहनत कौन करता है और खाना कौन बनाता है और खाने की कोशिश कौन करता है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, उनकी आदत है। हम लोग लड़कर जीतना जानते हैं। आप लोगों ने इतना बेहतरीन संघर्ष किया जिसकी आवाज पूरे देश में थी, और आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि जो आंदोलन कर रहे हैं और जो चीजें उनको बोला कि, यानी कि हमारा उद्देश्य ये था सरकार तक और मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगे पहुंचे और समस्या का निस्तारण हो। अब आंदोलन हमारा रुका नहीं है, नए हम झुके हैं, आंदोलन की प्रक्रिया हमने चेंज की है, मुकदमे वाला काम हाई कोर्ट से वापस हो जाएंगे, और अब क्या होने वाला, क्या हो रहा है, वो चीज भी आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन ये चीज आपको मैं बता दूं, कभी भी किसी युवाओं को अधिकारों के लिए, जैसे किसान आंदोलन आपने देखा था, आंदोलन हुआ, कई आंदोलन होते हैं, कई आंदोलन होते हैं जिसमें लाठीचार्ज भी हो जाता है, कई चीजें होती है, मुकदमे दर्ज, कितने मुकदमे दर्ज हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या हुआ? मेरे तो 10-11 मुकदमे पहले दर्ज, सारे वापस हो गए। मुकदमों से न डरने वाले न झुकने वाले, लेकिन सच के लिए लड़ाई लड़नी है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं साथियों, जो हमें घसीट के ले गए, धक्का मुक्की, कई लोगों की चोटें आई है, तो मैं आप सब युवाओं से कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन जो भी है, जो लाठीचार्ज किया है, जो घसीट के ले गए, उनकी मैं 1% भी गलती नहीं मानता। मैं उनकी मजबूरियां समझता हूं। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी, वो मेरी नौकरी के लिए मुझे भी ये करना पड़ता। जब हम जेल में थे, कई अधिकारियों से बात हुई, कई कर्मचारियों से बात हुई, उन्होंने सारी चीजें बताई कि ये ऊपर से प्रेशर था, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से प्रेशर था। उन्होंने कहा इनको 1-2 महीने रखिए, इनका इलाज करिए और इनकी अच्छे से ख्यालात रखिए। उन्होंने कई अधिकारियों को मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनकी जगह हम भी रहते, उनकी जगह हम भी रहते, कि मैं पुलिस में होता तो मैं भी मेरी ड्यूटी यही करता, क्योंकि नौकरी बचाने के लिए सबको करना पड़ता है। इसलिए कोई भी अपने मन में ख्याल न रखिए कि पुलिस वाले खराब है, गलत है, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि पुलिस के जो कांस्टेबल 1 स्टार 2 स्टार, इन्होंने हमारे साथ कहीं भी गलत नहीं किया। लेकिन जो 3 स्टार और उनके ऊपर के अधिकारियों की मजबूरी होती है कि ऊपर से प्रेशर होता है, क्योंकि नौकरी यही सरकार के अंदर करना, तो वो प्रेशर में उन्होंने जो कार्रवाई की, कई लोगों ने कहा कि हमारा दिल दुख रहा है, आपके साथ गलत हुआ, इतने मुकदमे गलत लगाए गए, आपको 7-8 दिन रोकना गलत है, लेकिन हमारी मजबूरी है। कई लोगों ने स्वीकारा, कई लोगों ने बताया। तो इसलिए जो अपने दिमाग में ख्याल आता है कि पुलिस वालों ने घसीटा, लाठी मारी, ये सब कुछ किया, तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी मजबूरियां थी। लेकिन आप, हम सबसे युवाओं से अपील यही कहना चाहूंगा कि आप पुलिस प्रशासन के बारे में गलत ना सोचें, ठीक है? ये ना सोचे कि जो मैं पुलिस प्रशासन का पक्ष क्यों ले रहा हूं, पक्ष इसलिए ले रहा हूं कि जब हमने देखा कि हमें पानी की आवश्यकता, पानी हर जगह, चाय या रुकने की, हमारा ख्यालात इतना रखा, उन्होंने बताया कि हमारी मजबूरी है, हमारे परिवार में सदस्य हैं, और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमने भी देखा कि उनका ड्यूटी का कोई समय नहीं था, कब खाना खा रहे, कब ड्यूटी कर रहे। उनकी समस्याओं को लेकर 14 तारीख को मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, लेकिन उन लोगों की सारी परिस्थितियां हमने जानी, इसलिए उनकी मजबूरियां थी, और उन्होंने जितना सपोर्ट हमें किया, हमें अपराधी नहीं समझा, हमें भाई समझकर। कई लोगों को तो कई थानों में एसी में थे वो, और अच्छा खाना खिलाया, मिठाई भी खिलाई, कई जगह तो अच्छा व्यवहार किया। लेकिन कुछ जो 1-2 अपवाद थे, उनकी मैंने शिकायत की, और वो तो बचेंगे भी नहीं है। जो अपवाद होते, जो गलत करेंगे तो उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, उच्च अधिकारियों की उनकी शिकायत करेंगे। और इसके अलावा न्यायालय में मुकदमों को लेकर हम लोग जो प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए साथियों, वो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारी जेल से लेकर अंदर तक कई जगह हेल्प की है, लोगों को जूस भी पिलाया है, लोगों को खाना भी खिलाया, पूरी हेल्प की है, तो ऐसे लोगों को मैं गलत नहीं बता सकता। उनकी मजबूरियां थी जो उन्होंने, मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। और इसके अलावा अब जो तमाम मांगों के कमेंट चल रहे हैं, तमाम मांगों के कमेंट चल रहे हैं, मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा साथियों कि युवाओं के नाम पर हर राजनेता राजनीति करता है।
अपने एमएलए में लच्छेदार भाषण देते हैं। सोचिए जब 83 लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोग आपके समर्थन में आए? कुछ एक दो नेताओं को छोड़कर कोई आए समर्थन में? कितने लोगों ने ट्वीट किया? आज आपके लिए कोई लाठी खाने के लिए आता है। कई लोग मुझे, मैं एक सुबह कमेंट देखा, 2-3 कमेंट देखा। एक कमेंट ये कह रहा था कि भैया यूट्यूब पे लाइव इसलिए आते हो, पैसे आपके यूट्यूब से पैसे आते हैं। तो मैं उनको बता दूं साथी, यूट्यूब पे पैसे तब आएंगे कि रोज वीडियो डालोगे, आप रोज कुछ ना कुछ डालोगे तब आए। अरे भाई मैं तो केवल लाइव यूट्यूब चैनल फेसबुक या ट्विटर केवल आप लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए मैं आता हूं, केवल आप लोगों तक, पैसे कमाने के लिए नहीं, आप लोगों का जो दर्द कम करने के लिए आपके बीच में आता हूं। एक व्यक्ति कह रहा था कि जूनियर अकाउंटेंट सीईटी से बाहर नहीं हो तो आप बेरोजगार महासंघ से इस्तीफा दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, उपेंद्र यादव इससे ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता। कर रहा हूं, कल फिर सचिवालय में मीटिंग अधिकारियों से मैं मिल रहा हूं, लेकिन लाठियां खा ली, पड़तालना, यातनाएं सहन कर लिए, मुकदमे खा लिए, सब कुछ कर लिया, इससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है? कोई है आपका एमएलए आया आपके साथ, आपका एमपी आया, आपका कोई प्रत्याशी आया, जो अभिभावक थे कोई आया, पार्षद कोई नेता आया आपके लोगों के लिए? आपने जो धरना प्रदर्शन में जो रहते हैं वो बच्चे जानते हैं अच्छी तरह, जो दूर है उनको नहीं पता। पूरे दिन भर आपके बीच में खड़ा रहना, सबके बाद खाना खाना और सबको एक एक को हालचाल पूछना, एक परिवार की तरह सबको रखना, जेल से लेकर बाहर तक, इससे ज्यादा उपेंद्र यादव नहीं कर सकता है। उस दिन मेरा पैर टूट जाता, टूटते टूटते मेरा पैर बचा। कितना यातनाएं मैं क्यों सहन कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आगे भी, क्योंकि मेरी सरकार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पीसीसी चीफ जो दुर्भावनाएं दिखाए वो मेरा उनसे व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन वो परेशान हो चुके हैं, उनके कई निर्णय चेंज हुए, पीसीसी हंगामा कर रहा हूं तो वो कर रहे हैं। और इस चीज पे मैं भी नहीं घबराता, मैं तो पीछा छोड़ूंगा मैं नहीं, चाहे पीसीसी चीफ हो चाहे कोई हो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। जहां अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, जो उनको करना कर लीजिए, जो करना वो कर लीजिए। सच के लिए मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, ना डरूंगा ना झुकूंगा। लेकिन युवा साथियों, मैं पूरी ताकत के साथ, यार मैं जेल रहा हूं, वहां कोशिश की गई मुझे फंसाते हैं, मान लीजिए ये न्यायालय से मुझे न्याय मिल गया, ज्यादा दिन में अंदर रहता तो ये अपने लोगों को सबूत लगा के मुझे फंसा देते कि साहब ये क्या। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, आप लोगों का सहयोग जो सोशल मीडिया पे था, मीडिया के सहयोग से मैं बाहर आया हूं। तो साथियों, अभी भी हमारी रणनीति और मेरे तेवर पहले से तेज हुए, कम नहीं हुए। मैं जख्मी हूं, और जख्मी होता है ना वो तेज हो जाता है, यानी कि ध्यान रखना, खतरनाक होता है। क्योंकि मुझे समय भी मिला वहां जेल में सोचने का कि आगे क्या करना, मैं झुकने वाला नहीं हूं। जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी आंदोलन के, जेल से बाहर आने के बाद 1-2 दिन बाद मेरी धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली, पूरी चीज मैंने उनको तथ्यात्मक सारी चीजें बता दी। आपने लखनऊ से बुलाया, ये मांगे थी, लिखित समझौता हो ये मांगे थी, बजट की घोषणा ये थी, सारी चीजें मैंने उनके सामने रखी है, सारी चीजें, एक एक चीज तथ्यात्मक उनके सामने रखी है। मैंने कहा एलडीसी पंचायत राज का मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार घोषणा की, ये कागज, जूनियर अकाउंटेंट की सीईटी से निकालने के सितंबर में कैलेंडर जा रहे हो, ये कैलेंडर, पंचायत राज जैन भर्ती का जो 2,19,00,000 रुपए, ये आरटीआई की कॉपी, ये सारी चीजें उनके सामने, सारी चीजें मैंने, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन क्या स्थिति, वो चीजें, सारी चीजें उनके सामने तथ्यात्मक रखी है। और उन्होंने माना कि वास्तव में आप गलत नहीं हो। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार बात करूंगा, जिस सामान्य स्थितियों को मैं मिलवाने की कोशिश करूंगा, और जो आपके साथ हुआ गलत हुआ तो सारी चीजें पूछी है, सरकार तक सारी चीजें जा रही है। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे थे ना कि साहब इनका था मकसद हंगामा करना, हमारा मकसद हंगामा नहीं करना था, हमारा मकसद था हम लोगों को न्याय मिले, हमारी मांगे पूरी हो। मैंने वो चीज भी रखी कि 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती की घोषणा की गई थी, 1,512 पदों पर निकाले गए। हर चीज मैंने, जो 23 तारीख आंदोलन की सारी चीजें मैंने रखी, तथ्यात्मक रखी। मैंने कहा 1% कहीं गलत हो तो बता दीजिए। आखिरकार उन्होंने कहा वास्तव में आप अपनी जगह सही हो, हमें शौक नहीं है रोज आंदोलन करने का। बात सीएम साहब तक पहुंची है और परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बोला है, मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री जी के बाद मुख्य सचिव है या मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव है, कुछ लोगों की सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन तक हर मुद्दे की 5 आईएएस के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई और वार्ता हो भी रही है। कल फिर मैं मिल रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं मेरे हर पीड़ित बेरोजगार को न्याय मिले। लेकिन हमारी मांगे अनेक होती है। मैंने 23 तारीख को जो आंदोलन था उसमें 28 मांगे थे, कुछ मांगों का निस्तारण होता है, कुछ नहीं है। तो उपेंद्र यादव ने हमारा काम नहीं कराया। यार सोच तो लीजिए, उपेंद्र यादव आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, लाठियां खाता है, वहां पुलिस के धक्के खाता है, उसके हालत क्या होती है, मेरे परिवार है। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? प्रयास कर सकता हूं, पूरी ताकत लगा सकता हूं, भूखा रह सकता हूं, लाठी खा सकता हूं, मुकदमे खा सकता हूं, इससे ज्यादा क्या प्रयास कर सकता हूं बता लीजिए। एक एमएलए एमपी या कोई राजनेता आता है तो देख लीजिए आप। और कोई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मुझसे कोई बेहतर काम करना चाहिए
तो आ जाइए, मैं उसको कल अध्यक्ष बना दूंगा। मेरे से बेहतरीन, मैं चाहता हूं मेरा बेरोजगार का भला होना चाहिए, मुझे शौक नहीं है। मैंने खुले में मीडिया में बोला है कि आप बेरोजगारों की मांगों को पूरा कर दीजिए, मैं स्टाम्प पे लिख के दे देता हूं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मीडिया बोला, आपको पता है, और लाइव में बोल रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा। अरे मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं, मेरा उद्देश्य मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। आज वो भटकता है, वो कार्यालय पे आता है, वो चक्कर काटता है, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी बीकानेर, कभी कहां, इतने चक्कर काटता है, उनके आंखों में आंसू और उनके आशा है, उनके परिवार के दुख मैं जानता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, दर्द जानता हूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं यार, उनको माध्यम मिले और उनको न्याय मिले, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। सवाल उठाना आसान है क्योंकि लोग चमचागिरी करते हैं लोग। मैं युवाओं से एक विशेषकर अपील करना चाहूंगा, जातिवाद, वर्ग भेद, इससे हट कर रहे। मैं किसी कैटेगरी, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जातिवाद से बचकर रहो। ये हम सब युवाओं को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी सरकार को इस आप लोगों की ताकत पर चैलेंज दे रहा हूं कि 10 सीटें भी नहीं आएंगी, अपने युवाओं की मांगे नहीं मानी, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूं जाति और धर्म के आधार पर युवा नहीं बटे, युवा केवल रोजगार के आधार पर अपनी लड़ाई लड़े और दिखाए कि हम लोगों की मांगे नहीं मानी तो आप लोगों के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आरपीसी के बाद स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी धरना दे रहे थे और उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष था वो भूपेंद्र यादव जी थे। उनकी शवयात्रा निकालकर इस्तीफे की मांग मैंने की, एसआई भर्ती में इस्तीफे की मांग मैंने की। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो यादव में जातिवाद कर। मेरे लिए हर बेरोजगार, हर जाति, हर धर्म सम्मान है, मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, मैंने लड़ा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जाति के और धर्म के आधार पर युवाओं को बांटने की कोशिश करेंगे, हटिए नहीं, एकजुट रहिए, हम सब लड़ेंगे। और जो कुछ मांगे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, ये तानाशाह बने। मैं आप सबको कह रहा हूं, कुछ मांगे पूरी हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगे, उनके लिए तानाशाही करेंगे, नहीं मानेंगे तो साथी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इससे बेहतरीन प्रयास नहीं कर सकता। जी जान से मैं प्रयास कर रहा हूं, कल फिर मिल रहा हूं, मैं मेरी जी जान से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ ले जाकर कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं। ये फिर भी उस मांगों के लिए तानाशाही शुरू कर दे, नहीं माने तो कृपया नहीं कहे कि उपेंद्र यादव आपने ये नहीं करवाया। मैं तो जी जान, मैं ये कह रहा हूं, अरे मैं ये कह रहा हूं, हमारी जो समझौते की मांगे मैं कह रहा हूं आप ले आइए, मैं मेरा वीडियो रिकॉर्ड रखना, आप भी रखना और सरकार के मंत्री तक पूछा था। और मंत्री, मेरा ये लाइव प्रोग्राम सरकार तक भी जाता है, उनके अधिकारी भी, कई लोग, एक अधिकारी को स्पेशल लगा रखा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ट्वीट कर रहा हूं, सारी चीज उन तक जाती है। मैं कह रहा हूं मेरे युवा बेरोजगारों जो 23 तारीख आंदोलन में मांगे थी, लखनऊ समझौते की मांगे थी, लिखित समझौते की मांगी थी, आपको उनको बुलाइए, उनकी समस्या का निस्तारण करिए। मैं स्टाम्प पे लिख के चला जाऊंगा कि मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ भी बंद कर दूं, गांव चला जाऊंगा, मुझे तो मेरे बेरोजगारों को काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्टाम्प पे ये भी लिख दूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको लगता है कि उपेंद्र यादव चुनाव के लिए कर रहा है, नहीं, मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। और आप तानाशाह बन जाओगे, आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे, तो उपेंद्र यादव नहीं, पूरे राजस्थान में हर युवा बगावत में उतरेगा, आक्रोशित रहेगा और किसी विधानसभा में आप जाओगे उसका विरोध होगा। और मैं वो फौज भी तैयार करूंगा जो सीधी टक्कर आपको चुनाव में देगा, चाहे उनको प्रत्याशी बना के उतारना पड़े। ऐसा नहीं कि हमने समर्थन दे, नहीं, फिर तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हम तो वैसे बर्बाद हो जाएंगे। कि कहते हैं ना फिल्म का डायलॉग है, सनम हम तो डूबे ही, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे, उठने नहीं देंगे। वो भी रणनीति तैयार है, क्योंकि अब वोट की चोट, चुनावी माहौल बन चुका है। हम कह रहे हैं हमारी बाजी मांगे पूरी कर दो, मैं तो कह रहा हूं। अब लोग ये जवाब देंगे कि ये वीडियो काटोगे कि उपेंद्र यादव तो खुला ऐलान कर चुका, इससे ज्यादा क्या मीडियम बोला आपने देखा होगा, सब कुछ स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। बोल रहा हूं मुझे तो मेरे बेरोजगार की मांगे पूरी कर दो, बस मेरे लिए पहले। और इससे ज्यादा आप क्या मांगना चाहते हैं मेरे से? इससे ज्यादा मैं मेरा बलिदान नहीं दे सकता यार, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बेरोजगार को न्याय मिल जाए। अब साथियों, कई लोगों को कमेंट आ रहे हैं ना, मैं चीजें ये कमेंटों में जवाब दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जो इनपुट मिला, कोशिश करें कि इनके ट्विटर को हैक कर दो। अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने सीएचए के अभ्यर्थियों को उठा के ले गए, रात को उनके किसी मोहनलाल शर्मा का फोन आया कि भैया हमें यहाँ से ले गए, हमारी कोई आवाज नहीं सुना, तो मैंने ट्वीट किया, मेरे पास दूसरे दिन फोन आया, बोले कि नहीं आप भड़काओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। मैंने कहा मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने आवाज उठाई है, आप कर दीजिए। कोशिश की जा रही कोई भी बहाना, मैंने उदयपुर मामले में एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया, मैं देख रहा था कि छोटा सा कोई इश्यू बनाकर मुझे वापस डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए हर कदम मैं सोच समझ कर रख रहा हूं, क्योंकि सच्चाई के तरह से लड़ेंगे हम लोग। न षड्यंत्रवादी हैं, न हम आतंकवादी हैं, हम वो युवा बेरोजगार हैं जो सच के लिए लड़ रहे हैं। युवा साथियों, इस लड़ाई में हमारी जीत होगी, जेल गए तो हमारी जीत हुई, आगे भी हमारी मांगों की जीत होगी और अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। मुझे यह भी पता है, मैंने लाइव में बोला था, आज ही बोल रहा हूं,
सरकार के पास कोई भी एक भी चीज हो ला दीजिए, आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे कई साथी मिलते हैं कि यार आपकी गाड़ी में कोई हथियार रख दिया, या आपके कोई नशे की चीज रख दी, या कोई आपको वीडियो कॉल करके ऐसे फंसा दे, आपका वीडियो कॉल मत उठाना, मैं वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। बोले कैसे भी आपको फंसाने की योजना बनाई जा रही है। आपके सोशल जो आपकी बड़ी ताकत है, जैसे 7 लाख के करीब ट्विटर पे, फेसबुक और भी अन्य हैं, उन सबको खत्म करने की, डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ बड़े नेता आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कहा जब तक भगवान का आशीर्वाद है कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं सत्य के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा, न दबने वाला न रुकने वाला। तो साथियों ये तो थी अपने जो संघर्ष को लेकर बातें, तमाम बातें थी। और मैं एक चीज और बता दूं कि लगातार मीटिंगें भी हो रही है, क्या परिणाम निकले क्या होगा उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अब मेरे को सवाल उठ रहा है कि टेक्निकल हेल्पर, मैं एक एक भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा। टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पद बढ़ने चाहिए। मैं लगातार आप लोगों की आवाज उठाई है, मैंने आज भी ट्वीट किया कि सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरी वहां विभाग में बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो परिणाम लगभग तैयार हो चुका है, एक्सरसाइज चल रही है, कल जो हम लोग एक्सरसाइज दोबारा से कर रहे हैं कि कोई गलतियां नहीं हो, कल वो पूरा हो जाए तो कल परिणाम जारी कर दे, परसों कर दें, लेकिन इस वीक में परिणाम जारी कर देंगे। पद बढ़ाने को लेकर जो स्थिति है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पद नहीं है। साथियों जब वार्ता हुई तब कहा टेक्निकल हेल्पर के पद नहीं है, तो मैंने ये बताया टेक्निकल हेल्पर के पद उनके पास कौन से हैं, जो ठेके पे लगा रखे हैं, आप उनको हटा दीजिए, 1-2 डिस्कॉम से पद खाली हो जाएंगे, वो स्थायी भर्ती में शामिल कर लीजिए। तो सरकार की इच्छा हो तो अपना वादा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 6000 पदों की जो घोषणा अपने बजट में की थी, पहले बजट में की थी, 3.5 साल पहले की थी, तो कटनी और करनी मंथन नहीं होना चाहिए। मैं रास्ता बता रहा हूं ना, आपके पास पद खाली नहीं तो आपने ठेके पे दे रखे, उनको हटा दीजिए, पद खाली हो जाएंगे और अपना वादा पूरा कर दीजिए। रास्ता मैं बता रहा हूं, इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। और आप ऐसे तानाशाही करोगे तो उसका परिणाम देखना यही युवा बने। उपेंद्र यादव को जेल में डाल दोगे, उपेंद्र यादव को मरवा दोगे, या षड्यंत्र कैसे कुछ मुझे खत्म कर दोगे, तो राजस्थान में ऐसे भी कई युवा है जो लोग पीड़ित है, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। आपने 6000 पद नहीं की तो ये युवा भूलने वाले नहीं इस दर्द को, जो आपने वादा किया, कथनी करने मंत्र किया, तो यही जवाब 2023 में देंगे। तो अभी भी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हम आपके विरोधी नहीं है, हम विद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आप काम करोगे तो जिंदाबाद बोल के हम आपके साथ आएंगे। तो आप अपना वादा पूरा करें और आप अपनी बात से मुकर जाओगे, क्योंकि आज मैं खुद मंत्री के निवास पूछा तो मंत्री जी पीसीसी चले गए थे। पीसीसी पुलिस वाले कह रहे हैं उपेंद्र यादव जी आप बताइए, अपने साथियों को भेज दीजिए। फिर मैंने मेरे 5 साथियों को भेजा, वो मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब आपको बता दूं, मंत्री जी का वहां मेरी बात हुई दोबारा, तो उन्होंने कह रहे हैं कि ये काम मुख्यमंत्री जी के स्तर का ही है, कि वित्त विभाग उनके पास है, वही कर पाएंगे, और हमारे पास जो पद खाली नहीं है। मैंने कहा ठेके के आधार पर पद जो ठेके पे दे रखे वो खाली है, तो मैंने सारी चीजें उनके रास्ता सब कुछ बता दिया। लेकिन अब सरकार की मंशा है। साथियों जितना प्रयास मुझसे हुआ आगे भी करूंगा, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम सबको मिलकर मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ उस दिन जब धरने पे बैठा था, अधिकतर मांगों पे सहमति बननी थी, टेक्निकल हेल्पर वाले मुझे लगा कि नहीं हो रहा, मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं। आपने देखा होगा, आपने आंखों से देखा होगा, आपके संतोष कुमार सैनी को पूछना जो जेल में मेरे साथ था, उसको पूछना क्या अंदर हुआ, क्या कितनी हेल्प की। मैं तो अंतिम समय तक आपके लिए साथ हूं। लेकिन जब तानाशाही पे उतर जाए तो फिर हम लोग भी तानाशाही के सामने क्या कर सकते हैं। फिर हमारे पास तो वोट की ताकत है जो 2023 में काम आएगी। लेकिन फिर भी मैं अंतिम समय तक आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। अब जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सीएटी के लिए लोग मैसेज कर रहे हैं, भैया मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कल फिर अधिकारियों से मिल रहा हूँ। और अभी तक क्या स्थिति है, सीईटी का अभी तक विभागों से अभी तक सूचनाएं नहीं पूछी। 15 जुलाई तक उनको बताया गया है कि विभाग जो सीईटी में जो भर्ती है उनकी अभ्यर्थनाएं बोर्ड को पूछा है, और 15 जुलाई तक वो पूछाएंगे। उसके बाद अगस्त में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी सीईटी की, और फिर उसके बाद आपका सिलेबस जारी होगा, और फिर दिसंबर में एग्जाम होगी, उसके बाद कब होगी। तो ऐसे में मैंने सरकार तक कल वापस मिल रहा हूँ कि इस सीईटी कॉमन टेस्ट के चक्कर में ये भर्तियां नहीं हो पाएंगी और आचार संहिता लग जाएगी। तो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। आप कह रहे हो कि भैया आप कुछ भी करा सकते हो, भैया कुछ भी करा सकने के लिए तो मैंने पूरा प्रयास, पूरी जी जान लगा दी है, लाठियां खाया हूं, जेल गया हूं, आप लोगों के लिए तो लड़ रहा हूं। फिर मैं प्रयास करूंगा, जब सरकार नहीं चाहे, तानाशाही भी उतर जाए, तो उसमें उपेंद्र यादव भी क्या करे। लेकिन मैं उनको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं अधिकारी से मिल रहा हूँ कि सीईटी के चक्कर में सारी भर्तियां लेट हो रही है। 2013 के बाद ये भर्ती आई सितंबर में, वो कैलेंडर आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जो वहां बैठा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब आपको बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल के भी 3100 रुपए किराया था वहां पे, 3100 रुपए, वो भी जेब से मैंने दिया। मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, लाठियां भी खा रहा हूँ, मुकदमे झेल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको पता है सारे युवा मेरे साथ आते हैं, मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के जाता हूं। ये नहीं कहता कि मुझे डीजल पेट्रोल के पैसे दीजिए, मैं किसी भी बेरोजगार से बिना एक पैसा लिए संघर्ष कर रहा हूं।
कितने दुख हो मैं आपको नहीं बताता हूँ, कितनी पीड़ाएं नहीं बताता, मैं सारी पीड़ाओं का को भी सहन करता हूँ और सब कुछ ध्यान रखता हूँ कि मेरा बेरोजगार भूखा तो नहीं है, मेरा बेरोजगार दुखी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, जी जान लगाता हूँ, अभी मुझे आपकी पीड़ा पता है। आप कंफ्यूज हो कि आप बता दीजिए सीटी से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कब तक सिलेबस जारी होगा, कब तक विज्ञप्ति होगी, क्या सारी चीज की आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये स्थिति स्पष्ट हो। मैं मेरा अंतिम सांस तक ये प्रयास करूंगा सीटी से ये बाहर हो, और ये नहीं तमाम ये भर्तियां सीटी से हटा दी जाए, क्योंकि ये भर्तियों की वजह से आचार संहिता लग जाए, भर्तियां अटक जाएंगी। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए सीटी के जो तमाम अभ्यर्थी मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं जी जान से, जो लोग मेरे साथ थे उनको पता, मैं जी जान से प्रयास कर रहा हूँ कल अधिकारियों से फिर मिल रहा हूँ, आपको राहत मिले। और यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम भी सुनने वाले नहीं है। अंतिम सांस में लड़ाई लड़ी तो 2023 वोट की चोट तो हमें याद है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा उससे पहले आप लोगों को राहत मिले। अब मैं रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी में थोड़ा समय लगेगा। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन को लेकर जो चिकित्सा विभाग की और भर्तियां थी, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो नर्स ग्रेड 2 हो, और इन तमाम चिकित्सा विभाग के अन्य जो भर्तियां हैं उनको लेकर 28 जून को 12:30 बजे मुख्य सचिव महोदय जी की मीटिंग चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई। मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया, और उन्होंने वो लेटर जो पूछा 11 बजे सुबह, मैंने बता दिया था कि वो मेरा ट्वीट देख लेना, अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिया गया था, और जो MNIT को जो फार्मासिस्ट और नर्स ग्रेड 2 के लिए कहा कि वो करवाएंगे 2 भर्ती, जो मुझे अधिकारियों ने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ लेटर पूछ चुका है, मेरे चेयरमैन साहब से बात हो चुकी है। अब मैं बता दूं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी हैं, मैं इन लोगों को, ईसीजी वाले इन अभ्यर्थियों को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जेल में भी जो 151 वाला मामला, और 9 लोगों में सबसे ज्यादा लोग थे, अनुशासन प्रिय थे, कभी भी उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इनके साथी जो थे, इसके अलावा जो घर पे भी हैं, उन्होंने सब, क्योंकि कई लोग ट्वीट कर रहे थे, अभी कह रहे थे हमारा काम नहीं हुआ, दूसरा भर्ती का बोला, लेकिन इन लोगों ने वास्तव में अनुशासन के साथ साथ इतना मान सम्मान और प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन लोगों को दूं, आप लोगों, आपने देखोगे एक लेटर, इनका जवाब आया कि हम जल्दी करवाइए। आप लोगों के संघर्ष का परिणाम है, लेटर भेजकर कह रहे हैं कि प्रोसेस में आपका काम कार्य प्रक्रियाधीन है। आप कह रहे हो कब होगा, इसके लिए आज मैं चेयरमैन साहब से मिलकर आया हूं, आज मिलकर आया हूं मैं, ठीक है ना। मैं कॉपी नहीं करता, लोग कॉपी कर लेंगे बिलायु के बाद भी। मुझे चेयरमैन साहब से मैं मिलकर आया हूं, और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से लगातार मिल रहा हूं, और जल्दी ही सीएमओ में अधिकारियों से मैं एक बार फिर मिलूंगा। उन्होंने ये कहा है कि वो 1-2 दिन में, इसी वीक में इस भर्ती को लेकर निर्णय ले लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मार्च अप्रैल में जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है, तो जून तक उनके पास समय नहीं है। सीओचओ जो भर्ती है वो पहले करवा रहे हैं, और वो निर्णय ले लेंगे, तो चिंता मत करिए। या तो बोर्ड करवाएगा, और बोर्ड करवाएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसी साल आपकी एग्जाम, जो आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द अभी इसी महीने में जारी हो, कोशिश कर रहा हूं। और इस जो कई लोग कह रहे हैं कि मेरिट बेस के लिए बोल रहे हैं, कई लोग एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। मैं एक चीज आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, जो मेरिट बेस वाले को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी इस भर्ती का हल्ला है ना, पिछले 1 साल से हो रहा है कि 900-800 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी, उसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने बाहरी राज्यों में संपर्क साधना शुरू कर दिया था डिप्लोमा लेने के लिए, और वो अच्छे प्रतिशत पर डिप्लोमा ले रहे हैं। लेकिन वो डिप्लोमा तो लेके आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से रेगुलर डिप्लोमा किया, और आप लोगों ने मेहनत की, और आप लोगों को सारी चीजों का ज्ञान है। वो लोग डिप्लोमा लेके लेंगे, ज्ञान नहीं ले पाएंगे। जो आपने यहाँ, मुझे लगता है कि 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा बताया जाता है, लेकिन 5-6 साल आपको लग जाती है। तो आपका अनुभव आपके काम आएगा। तैयारी में जुट जाइए। बोर्ड करता है तो इसी साल में मैं परीक्षा करवाने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश करूंगा। और बोर्ड नहीं करता है तो दूसरी एजेंसी करती है, तो उससे जल्द से जल्द जारी कर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवा के और भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2-3 दिन में चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लोग निर्णय ले लेंगे। अब वो निर्णय लेना है कि क्या बीच में समय मिल सकता है कि करवाने का, या नहीं करा पाएंगे तो वो सरकार को मना कर देंगे कि हम नहीं करा पाएंगे। तो इसी वीक में बोर्ड निर्णय ले लेगा। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन मैं खुद मिलकर आया हूं, और मैं लगातार कल भी मैं अधिकारियों से मिलूंगा कि साहब आप बोर्ड को बोलिए जल्दी प्रक्रिया शुरू करें। आप चिंता ना करिए, आप लोगों ने जो अनुशासन दिखाया है उसके लिए मैं जी जान से लड़ रहा हूँ। आपने देखो लेटर आपकी भर्ती का आया है ना, मैंने आज डाला था, स्पेशल भेजा गया, स्पेशल मैं लड़ रहा हूँ। और स्पेशल क्या, मैं तो हर युवा बेरोजगार के जो साथ मौजूद थे, हर प्रतिनिधि वो जानता है कि उनकी जो प्रतिनिधि जाता है वो अपनी आवाज उठाता है, उससे ज्यादा मजबूती से आवाज में उनके सामने उनकी बात मैं रखता हूँ, क्योंकि वो बोलता है और उसके बाद वो भी देखता है कि मैं कितनी मजबूती से अधिकारियों के सामने बात रखता हूं। तो आप चिंता ना करिए, जल्दी इसका परिणाम मिलेगा, आप लोग चिंतित ना हो। हाँ, एक वाला आप लोगों से मैं कर दूं, आप लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता में भर्ती फंस जाएगी और हमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आचार संहिता से पहले आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वादा आप लोगों से मैं कर रहा हूं। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहे और जल्दी ही
इसकी विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीजें मैं लाइव में इसलिए नहीं बोला, कई लोग कॉपी फेस्ट वाले घूमते रहते हैं, वो फिर मैं कहूंगा वहां जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, वो चीज वो आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बाधित करते हैं, ये करो वो करो। इसलिए मैं ज्यादा लंबा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं यही कहूँ, ट्वीट करूँ कि हाँ आपकी विज्ञप्ति इतने दिन में जारी हो जाए, जैसे आपको खुशियां मिले, ये चीजें मैं बोल दूंगा। इसके अलावा साथियों ईसीजी वाले के लिए भी जो अभ्यर्थी थे, मैं उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ ईसीजी के लिए भी। और मैं देख लेता हूँ यार, कहीं जिला आवंटन तो नहीं हुई पटवारी के, कह रहे थे कि पटवारी के जिला आवंटन आज या कल तक हो जाएंगे। पटवारी भर्ती की जो अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, मेरी खुद के रजिस्ट्रार साहब से बात हुई थी, और उन्होंने पहले तो कहा था पिछले वीक में, लेकिन अब उन्होंने, मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि सोमवार मंगलवार तक हम लोग जिला आवंटन कर देंगे। तो साथियों सोमवार मंगलवार यानी इसी वीक के लिए मेरी आईएएस महावीर जी से बात हुई थी, और इसी वीक के लिए कहा था विशेष, उनका सोमवार मंगलवार तक। तो पटवारी भर्ती के जो अभ्यर्थी इंतजार कर लीजिए, रात तक या कल तक कभी भी, यानी इसी वीक में आपका इतने दिन इंतजार करें तो और कर लीजिए, आपके जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी, जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथियों और अलग अलग चीज जो है मैं सब पे चर्चा करूंगा। लाइव आज का लंबा है, कई दिनों बाद आया हूं कि मेरा युवा बेरोजगार तक हर बात जानी चाहिए। पंचायत राज जेईन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि ये लोग खूब, मैंने इनको कहा पहले 50 फिर 20 फिर 15, ये लोग कभी भी एकजुट और मजबूती के साथ नहीं आ पाए। लेकिन इन लोगों से जो धरने में मौजूद थे, मैंने कहा था आपके 5 लोग भी रहेंगे, मैं हर बार आपकी आवाज मजबूती से उठाऊंगा। हर बार ये लोग साथ गए, हर बार ये प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, और मैं लड़ रहा हूं। लड़ाई किस बात की है आपको अभी तक पता नहीं है, अभी लोग ट्वीट करके कॉपी पेस्ट भी करेंगे, लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं जल्द विज्ञप्ति जारी होगी, अभी जल्द नहीं हो रही है। क्या हो रही है मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूं, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं धरातल पे काम कर रहा हूं, मीटिंग हमारी हो रही है। वो लोग फोटो खींच के डालने से या फिर ट्वीट करने से भर्ती नहीं होगी, या संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। और लड़ाई किस बात की है मैं आपको बता दूं, 2100 पदों पर मना कर दिया गया, मैंने पहले बताया था। 539 जो कितने पद है उसके लिए फाइल निकली है, फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए निकली है, और वो भी पूछ रहे हैं कि साहब इसमें 2 पक्ष है, एक चाहता है सीधी भर्ती हो, एक पक्ष चाहता है एग्जाम हो, वो भी पूछ रहे हैं, उसमें भी वो वित्त विभाग से पूछ रहे हैं, जारी है वित्त में वो फाइल भेजी जा रही है, यानी कि आज निकली है। आज निकलेगा मतलब आप जैसे पंचायत राज विभाग है वहां से फाइल निकलेगा, मतलब ये थोड़ी कि आज निकली कल पूछ जाएगी। पंचायत राज विभाग में निदेशक से निकला है तो सेक्रेटरी है, फिर प्रमुख शासन सचिव है, उस तक भी जाती है फाइल, प्रोसेस होता है, और उससे निकलने के बाद वो जाती है। तो आज निकली है तो 1-2 दिन में वो पूछ जाएगी वित्त विभाग में। लेकिन वहां निर्णय 539 का होगा, वो तो होगा, एग्जाम तो उनको करानी पड़ेगी, लेकिन सवाल है 2100 पदों की आपने घोषणा की थी, उसके कब जोड़ा जाएगा इस भर्ती में, उसके लिए संघर्ष जारी है। उस दिन मैं इसी बात पे नाराज होकर आया था कि नहीं हमें 2100 पद तो चाहिए जो आपने घोषणा की थी। अब अधिकारी कह रहे कि हमने घोषणा नहीं की। भैया आपने घोषणा नहीं की तो 15 मार्च का आप विधानसभा का आप जो भाषण मंत्री रमेश चंद्र मीणा जी का भाषण सुन लीजिए कि हम 2100 पदों पर कनिष्ठ अभियंता की भर्ती करेंगे, आपने वादा किया था। और अब जो पप्पू राम को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, चौधरी को, जिसने मेहनत की है, मुझे आरटीए वो सबूत दिए कि 2008 के बाद 2013 में भर्ती आई, और उसके बाद वो उसको 2017 में विड्रॉ कर लिया गया, और 2,19,00,000 रुपए आरटीआई की कॉपी है। जल्दी मीडिया में बड़ी खबर उसकी भी आएगी, मीडिया को भी हमने बताया है। तो इतने पैसे लिए, पैसे भी वापस नहीं दिया, भर्ती भी नहीं करवाई, तो विवाद वो चल रहा है। अब वो 539 की फाइल निकली है वित्त में, मैं आपको ये सच फैक्ट बता रहा हूं, कॉपी बहुत करेंगे, ट्वीट करने से नहीं आएगी, यहां लड़ना पड़ेगा, लड़ रहे हैं, लड़ाई इस बात की चल रही है, मैं लड़ता हूं, आ जाकर आप लोगों के लिए मैं लड़ता हूं, आज सरकार से मैं लड़ रहा हूं ना। आज जो संघर्ष को लेकर जब जो लग रहा है कि उपेंद्र यादव माहौल खराब कर रहा है, सरकार को तो ये लगता है ना, लेकिन मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये कहता चलो ठीक है 539 को कर दीजिए, निकाल दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं 539 के साथ 2100 पद भी जोड़िए। लेकिन मैंने ये भी कहा 539 की प्रक्रिया जल्दी शुरू करिए और उसके साथ 2100 भी जोड़िए। लेकिन ट्वीट से घर से निकलना होगा, आप लोग जितना एकजुट नहीं हो पाए, अरे कम से कम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप मिलिए, एक्टिव नहीं हो पाए, ये आप लोगों की बहुत बड़ी कमी है। आज हमने संघर्ष किया, वो फाइल तो निकली है ना वित्त के लिए, कुछ 539 के लिए तो गई है, हमें संघर्ष करना होगा अंतिम सांस तक, जो 2100 पद भी जुड़े। आप लोगों की जो 1098 एक 1200-1300 2 भर्तियां हुई है, अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए, उसके लिए आपके लिए संघर्ष किया है, वो भी आपके लिए संघर्ष किया, परिणाम दिया आप लोगों को, लेकिन इसमें आपका इतना सहयोग नहीं मिल पाया, आपको सहयोग करना होगा जो स्थिति, क्योंकि हमें पूरे 2100 पद चाहिए, 539 भी साथ से।
जो स्थिति बार बार वार्ता विफल क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है 2100 पदों की जिद है, ये पूरी होनी चाहिए। और अब गई है, वित्त में गई है ये। अब पता कर लीजिए, जो मैं लाइव में बोलता हूँ जो चीजें, वो फैक्ट होती है। वीडियो काट के ले जाना, जो बात बता रहा हूं मुझे फेंकना नहीं आता, झूठ नहीं बोलना, मुझे सच बताना आता, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। सच बताता हूं आप लोगों को और सच के लिए लड़ता हूं। अरे यार, आज मैं जिंदा हूं, कल जिंदा रहूं ना रहूं, मैं टारगेट में पेपर माफियों को भी हूं, मैं टारगेट में बड़े नेताओं के भी हूं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको खत्म कैसे किया जाए, वो कोशिश करे इसको कैसे फंसाया जाए, वो कोशिश के इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। लेकिन ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं, इस लड़ाई को आपको लड़ना है, अंतिम सांस तक लड़ना, क्योंकि आप गलत नहीं हो। सरकार की घोषणा बजट में थी 2100 पदों पर, और सरकार ने 2,19,00,000 रुपए लिए थे, उसका ब्याज और कितने पैसे होते, इसलिए सच्चाई की लड़ाई है, अंतिम सांस तक हम सबको मिलकर लड़ना होगा और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा साथियों, अलग अलग जो चीजें हैं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी बाढ़ जोड़े हैं 2013 से। इसकी भी मैंने आवाज मीडिया में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि 2 बार मुख्यमंत्री जी घोषणा है। फरवरी 2019 जो 5 मार्च को कैलेंडर जारी हुआ, और फिर जून 2021। और कोशिश है कि यह भर्ती 10,029 पदों पर ही है। पहला चरण पूरा कर लिया कि दूसरा चरण भी सरकार को पूरा करना होगा। अब मैं आपको बता दूं स्थिति क्या है, जो मैंने बात की अधिकारियों से, अभी मुझे जो बताया है कि कैबिनेट में इसको रखने से पहले मुख्यमंत्री जी के पास एजेंडा जाता है और वो स्वीकृति करते हैं कि हाँ, इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की फाइल पंचायत राज विभाग से मुख्यमंत्री जी के पास वहां गई हुई है। अभी कैबिनेट की मीटिंग कब होगी ये निर्णय नहीं हुआ, लेकिन वहां मुख्यमंत्री जी वहां अप्रूवल कर देंगे कि इस मुद्दे को रखा जाए, तो फिर आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में उसको रखा जाएगा। अब वहां से फाइल वापस आनी है, वहां से फाइल आते ही मैं आपको ट्वीट करके बता दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी और कैबिनेट में इसको रखा जाएगा। तो मामला अंतिम क्षण में है, ये संघर्ष कर रहे हैं। धरने पे मुझे अभी याद है जब 2-4-5 लोग थे, 2-4-5 लोग थे, जब फरवरी में था 5-10 लोग थे, लखनऊ गए कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी इस भर्ती को प्राथमिक, मुझे पता है मीटिंग हुई थी जब आईएएस तमाम लोग अधिकारी थे, जब मीटिंग हुई थी, जब मैं चर्चा कर रहा था कि आप इतनी जीत करके बैठे, हम 2013 की भर्ती, केवल 2013 की भर्ती, सूचना सहायक भर्ती ये नहीं की है, जूनियर अकाउंटेंट 2013 की इन्होंने नहीं किया, नर्सिंग भर्ती 2013 इन्होंने मना कर दिया। केवल एक भर्ती है जो आप लोग जीत करके और इस भर्ती को पूरा करवा रहे हैं। आपकी वजह से हम लोग कैसे कैसे नियमों में शिथिलता देकर इन भर्ती को हम पूरा करें, ये चीजें वो मानते हैं। इस चीज को जो आप उदाहरण देते कि ये भर्ती हो तो रही है, हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं जो कैबिनेट की मीटिंग हो उसमें आपको न्याय मिले, आपको खुशियां मिले, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लेकिन फाइल कैबिनेट के एजेंडे के लिए मुख्यमंत्री जी जो अप्रूव कर रहे हो उसके लिए फाइल जा चुकी है, अब वहां से अप्रूवल होगा, उसके बाद वो एजेंडे में डाली जाएगी और वो कैबिनेट में होगी। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको न्याय मिले। लेकिन हर बार ये कहा गया था इस कैबिनेट का मुझे भी बेसब्री से आपको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार इस चीज का। जितनी तपस्या की है लखनऊ से लेकर जेल तक लेकर लाठियां तक लेकर, मुझे पता है कि मैं कह सकूं 9 साल बाद मैंने कुछ अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया। पूरे संघर्ष के साथ इस लड़ाई को हम जीतेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। खुशखबरी आपको जल्द मिले, मैं पूरा प्रयास करूं उसके लिए। साथियों, पटवारी के लिए मैं बोल चुका हूं। एक चीज और कह रहा है, सीएचओ 5,000 के लगभग ऊपर नीचे कितने भी हो सकते हैं पर अधीनस्थ वोट करा। मैंने एक बार मैसेज किया था, कई लोगों ने कहा कि नहीं झूठ है, लेकिन ये सच है, क्योंकि इसी की मंशा बोली है और अभ्यर्थना भी पूछनी, जैसे अभ्यर्थना पहुंचेगी, अभ्यर्थना पूछने के बाद जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी करके और परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार सीएचओ भर्ती, क्योंकि मुख्य सचिव महोदय जी ने बोर्ड को जिम्मेदारी दी है, मैं आपको बता दूं, और इस बार सीएचओ भर्ती की परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा और इसकी परीक्षा इस साल जल्दी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप तेज करें। जो सूचना आप लोगों को मैं बता रहा हूं, भैया लाइव अटक रहा है, वीडियो में लाइव अटक रहा है। अरे भाई ईयरफोन लगा रखा है क्या? लाइव अटक रहा है, कैसे अटक रहा है? शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस का जो मामला, हाँ साथियों, वापस जो लाइव वापस शुरू हो चुका है और इसमें तकनीकी प्रॉब्लम ये आई कि बीच में ये रुक गया। धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद भाई को जो इसको वापस सही किया। वापस दिखाई नहीं दे रहा भाई,
चल रहा ना। ये क्या कारण हो सकता है अचानक बीच में रुकना? अच्छा, सिस्टम को अटैक किया गया है, इसको क्या कह सकते हैं हम? हैक या हैक, हैकिंग का प्रयास किया। साथियों आप देख रहे हो कि लाइव आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस लाइव को हैक करने की कोशिश की गई है, यानी कि लाइव जो रुका है यूट्यूब पर फेसबुक पे, क्योंकि इस लाइव में क्या खतरा है यार, इसको भी हैक करने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरा लाइव लाखों लोगों तक पहुंचता है, लाखों युवा तक, उनके परिवार तक पहुंचता है, लेकिन इस सिस्टम को भी हैक करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा मैं लाइव आपके बीच में आ रहा था और व्यवधान हुआ, बीच में लाइव रुक गया। रुकने का क्योंकि अभी मैं किसी कोचिंग संस्थान में जो मेरे दोस्त के है उसमें एक स्टूडियो बना हुआ है, मैं यहाँ से लाइव करना चाहता हूँ, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, मैं यहाँ से लाइव करना आता हूँ, कभी भी आज तक ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। मेरा जो साथी एक्सपर्ट है अनिंदम, इस भाई से मैंने अभी पूछा है कि सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है, यानी कि मैंने पहले भी शंका जताई थी कि मेरे ट्विटर को, मेरे यूट्यूब को और मेरे फेसबुक को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा यहीं सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, और इसी जो मैं लाइव आता हूं उसके बाद जब भी आंदोलन होता है लोग यहीं से आते हैं, और जो यहीं से माहौल बनते हैं, यहीं तक सरकार की जो गतिविधियां, जो मैं आपके सामने बात रखता हूं कि हमारे साथ कहां धोखा हुआ, तो यहीं से सब तक आम जनता तक आवाज पहुंचती है। तो आज ये इस हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, यह उदाहरण आप सबके सामने है। चलते लाइव को रोका गया और उसको हैक करने की कोशिश की गई। साथियों मैंने पहले भी जो शंका जताई थी, क्योंकि मुझे कई जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने मुझे भी, जो किसी न किसी तो देखो व्यवहार होता ही है, उन्होंने मुझे बताया, कई लोगों ने मुझे बताया, जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता उन लोगों ने बताया कि यह रणनीति है हमारे बड़े नेताओं की, और ये कोशिश कर रहे हैं आपके जो सोशल मीडिया को डैमेज और खत्म करने की। और आपने देखा होगा लाइव में चलते हुए हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हैक करके मेरे सोशल मीडिया को खत्म कर दोगे, उपेंद्र यादव को तो खत्म नहीं कर पाओगे, और मुझे भी खत्म कर दोगे तो राजस्थान के तमाम युवाओं को खत्म नहीं कर पाओगे, जिनके दिल में मैंने जगह बना ली है, जिनका साथ मुझे जब जेल जाने के बाद एक बार नहीं दो बार वो ट्रेंड करवा रहे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर दिखी थी कि उपेंद्र यादव को रिहा किया जाए, जो सोशल मीडिया पर भरमार थी। जब सरकार को पता चला कि इसको ज्यादा दिन जेल में रखेंगे तो कहने की कांग्रेस सरकार को नुकसान हो सकता है, तो ये पूरी ताकत का उनको पता है, इसलिए कोशिश देखो कितनी, इसको अपन कह सकते हैं घटिया हरकत है, बीच में हैक करवाने की कोशिश की गई। हैक क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए थे, मुझे ये भी पता नहीं कब से, काफी देर से अटक रहा था, मैं चर्चा कर रहा था। मान लीजिए जिस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाऊं, जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना, अभी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी पता नहीं मेरा ट्विटर अकाउंट को या किसी को हैक करके गलत पोस्ट डालकर मुझे फंसाने की कोशिश करें, हैक कर ले, कुछ किसी समुदाय या किसी के लिए गलत पोस्ट डाल दे, या फिर कुछ ना कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो राजस्थान के लाखों करोड़ों युवा उपेंद्र यादव से जुड़ चुके हैं, युवा उनके माता पिता जुड़ चुके हैं, कि वो उपेंद्र यादव का वीडियो भी देखते हैं, बात भी सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं, साथ भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, और आने वाले दिनों में राजनेताओं के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि युवाओं के सब के नाम पर सब राजनीति कर, लेकिन युवाओं के लिए यही लड़ता है, यही जेल जाता है और सड़कों पर इनके लिए बैठा रहता है, तो उनके लिए अब उनके भविष्य के लिए खतरा बन चुका, तो वो कोशिश करेंगे हर तरह से डैमेज करने के लिए, लेकिन मरने वाला नहीं हो, क्योंकि जान हथेली पे लेके चलता हूं, जिस दिन मौत होगी हो जाएगी, लेकिन मरूंगा भी, देखना जिस दिन मेरी मौत भी होगी, जिस दिन लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो उस दिन मेरी, आपको मैं कह रहा हूं, मरते मरते भी मेरे चेहरे पे मुस्कान रहेगी, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं, सच के लिए लड़ रहा हूं, और हंसते हंसते मरूंगा, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी युवा बेरोजगारों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, मैं किसान, मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, और अंतिम सांस तक करूंगा। अब मैं रीड जो शिक्षक भर्ती के सिलेबस की मैं चर्चा कर रहा था उस समय, अब इस 28 तारीख को, जो 24 तारीख को जो मीटिंग हुई, अब 1 तारीख को उसकी मिनट्स बैठक कार्रवाई, मैंने बता दिया था शिक्षा मंत्री का ट्वीट आएगा, आपने देखा होगा ट्वीट भी आया है। अब उसमें जो कठिनाई स्तर लेवल 2 का कम हो गया विस्तृत सिलेबस के लिए, अब वो जो जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने कार्य शुरू किया है, जल्द से जल्द सिलेबस जारी कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं जब होगा मैं आपको बता दूंगा। बद्रीनाथ नारायण जी भी हैं, भैरवा जी भी हैं, अरविंद जी भी है, 3-4 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और वो अच्छा है, ईमानदार है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसा होगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। लेकिन यह जरूर आपको मैं बता दूं कि विस्तृत सिलेबस के लिए कार्य जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन अब भी फिलहाल आप लोग 23-24 जुलाई की तैयारी में जुट जाइए, आप एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और उससे पहले आपका सिलेबस भी आ जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं बोल चुका हूँ, पंचायत राज एलडीसी के लिए बोल चुका हूँ, टेक्निकल हेल्प के लिए मैं बोल चुका हूँ, पंचायत राज जैन के लिए मैं बोल चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा था पशुधन सहायक और जैन भर्ती का परिणाम कब आएगा, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, इस वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा,
मैंने कहा था इस वीक में किस किस भर्ती के लिए, पशुधन सहायक भर्ती और जैन भर्ती का जो परिणाम कब जारी होगा, कल भी हो जाए परसों भी हो जाए, इसी वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, अधिकारियों से मैंने बात की है। इसलिए आज लोग आज भी इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको कह दूं कल भी हो जाए परसों हो जाए, लेकिन जब भी जारी होगा मैं ट्वीट करके बता दूं, लेकिन आपका परिणाम इसी वीक में जारी होगा। आपने इतना दिन इंतजार किया, थोड़ा सा और कर लीजिए। विशेष शिक्षक वाला जो मामला है आपके जो अभ्यर्थी सब संज्ञान में है, और जो नियमों में शिथिलता वाला मामला चल रहा है, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बड़ी राहत मिले। आपका संघर्ष लाजवाब था, लखनऊ से लेकर शहीद स्मारक से लेकर 22 गोदाम तक हमेशा साथ रहे हैं। और जो आपके अभ्यर्थी जो प्रतिनिधि मंडल बीकानेर भी गया था, और मैंने बात की थी, लगातार जो दीपेंद्र और कपिल और अशोक और किशन, ये काफी लोग मेरे संपर्क में है, लगातार बात हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, और निदेशक महोदय जी इस पे रिपोर्ट तैयार करके अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया कि वो उन्होंने सीएमओ में भेज दिया। लेकिन जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैंने कई बार मीटिंगों में याद भी दिलाया, और मुझे लगता है इस बार विशेष शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो अपना वादा पूरा करेंगे। लखनऊ के साथ मुख्यमंत्री जी का वो प्रेस नोट और मुख्यमंत्री जी का वादा, और इसमें मैडम विशेष इस पर पूरा ध्यान दे रही है, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार वो उन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, और कहीं ना कहीं विशेष शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान करेंगे। तो ये मामला संज्ञान में है, जो भी चीज होगी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ ना बोलकर वो जो मामला है जो नियम शिथिलता वाला वो हो जाए, वो आदेश आए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड ग्रेड 2016 की पिकअप लिस्ट एसएसटी की जो हाईकोर्ट का आदेश था, अब ये मामला अटका पड़ा। 2016 की पिकअप लिस्ट, हालांकि ओबीसी के अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, उनके साथ एक बार फिर बड़ा नुकसान हुआ है। वो 5 मई को बुलाया, वो बहुत कम आए, जो आना चाहिए था हजारों के लाखों की संख्या में, लेकिन इसके लिए एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कराने को लेकर, चाहे वो राजनेता हो चाहे किसी पार्टी का हो, हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जल्दी इसकी अलग, जो कि 9 जुलाई के एग्जाम का इंतजार करें, एक बार 9 जुलाई का एग्जाम हो जाए, और रीट वाला भी एग्जाम है, तो हम लोग अब फिक्स करेंगे तारीख, और अब की बार बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर हो। लेकिन सेकंड ग्रेड 2016 की जो सूची एसएसटी की जारी हो चुकी है, जो प्रयास किया अभ्यर्थी, हालांकि एक भी व्यक्ति का फोन नहीं आया, लेकिन जब भी ये प्रयास कर रहे थे सिलेक्शन हो गया, भूल गए। लेकिन आपको पता है ये सूची कैसे जारी, आपको पता है, आपके साथ गया हूं सारी चीजें, लेकिन अन्य विषय के जो है उनकी सूची जारी करने के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। रीड 2016 की एक और सूची के लिए प्रयास करें, उसकी भी मैं मांग मजबूती से रखूंगा। संस्कार विभाग में जो पद बढ़ाने की मामला है, रीड लेवल 1 में 273 है, शायद मैंने आपको ट्वीट करके पहले पदों की संख्या भी मैंने आप लोगों को बताई थी, और निदेशक महोदय जी से मिलकर आया था। इनके प्रति कई लोगों को पता नहीं, ट्वीट करते आप भूल गए हमारी मांग को। अरे महोदय जी, आपको पता नहीं, आपके साथियों के साथ मैं अभी पिछले वीक में मैं मिलकर आया हूँ, और उन्होंने 7 तारीख को वापस बुलाया। वो पदों की क्या वो गणना कर रहे हैं, विभाग एक बार परीक्षण करवा रहा है, 7 तारीख को एक बार वापस हम मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल जाकर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जितना सहयोग हो रहा है मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। कई बार आपके लिए व्यक्तिगत मंत्री से मिला हूँ, आपके साथियों के साथ, ये मोमो जहां भी जाना मैं गया हूँ, एसीएस शिक्षा विभाग से मिला हूँ, और निदेशक महोदय जी से मिलकर आया था। आपके कम से कम 10 लोग साथ थे, दोबारा 7 तारीख को जा रहे हैं, कर रहे प्रयास। पीटीआई वाली हो रही है, 25 सितंबर को लगे रहे। प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग, राजेंद्र और उनके साथी तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, अरुण हो, शर्मा हो, चाहे और भी जो साथी है तमाम लोग, दोनों। मैं एक चीज बता दूं आपको, प्रयोगशाला सहायक के लिए एक दिन मैंने वीडियो डाला था गाड़ी में से कि लीगल ओपिनियन आ चुकी है और जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 300 लोगों के लिए ही स्वीकृति दी थी, 300 लोगों के नियुक्ति आदेश जारी हो रहे थे। मैंने खुद ने जाकर निदेशक महोदय जी से और मंत्री जी के वहां जाकर इसको 300 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आदेश मैंने खुद ने रुकवाए थे, क्योंकि 300 लोगों के आदेश होते और कुछ लोग जिनके आदेश नहीं होते वो कोर्ट में जाके स्टे ले आते, साल भर 2 साल खराब हो जाती। हमने कहा मामला लाने में 500 या 600 होंगे, उनको रोक दीजिए, 1500 कितने पद है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आप शुरू करिए। अब उनका कहना है कि हम एक साथ करेंगे। 300 पदों पर जो मैंने वीडियो डाला था, लीगल ओपिनियन आ चुकी थी, लीगल ओपिनियन मेरे पास है, किसी के पास नहीं तो मुझसे ले लीजिए। 300 पदों पर वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, लेकिन 300 पदों पर किसको देते, किस कैटेगरी किसको वो उसकी प्रक्रिया शुरू करते, 300 पदों पर शुरू करते मान लीजिए, ठीक है ना, मेरिट का कई चीजों का चक्कर पड़ता, 300 पर कर दे दीजिए। जो लोग बिल्कुल सही है उसकी नौकरी मान लो इसको ज्वाइनिंग, वो कोर्ट में जाके पूरी भर्ती पे स्टे ले आता है। इसलिए मैंने कहा साहब ऐसा नहीं करिए कि हमने कैसे इस भर्ती को जिंदा करवाया है, आप 300 पर दोगे और लोगों की क्या गलती है। इसलिए मैंने 300 लोगों के हमने खुद ने रुकवाई है कि 300 की आप नियुक्ति प्रक्रिया आदेश जारी मत करिए। आप जो तमाम जो चयनित अभ्यर्थी विवाद नहीं है, 900 कितने पद है उनकी तो आप साथ करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 जुलाई तक तो वह है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं जल्द से जल्द जो जिनमें कोई विवाद नहीं है, जो न्यायालय में, उन मामलों को छोड़कर इनके नियुक्ति आदेश जारी। लेकिन वो उस दिन मैंने लीगल ओपिनियन भी आ गई थी,
वो कॉपी मेरे पास है, और 300 लोगों के आदेश जारी हो रहे थे, लेकिन हमने रुकाया इसलिए कि भर्ती प्रक्रिया जिनको ज्वाइनिंग मिले नहीं मिलती, कोर्ट पे स्टे ले जाता है और भर्ती प्रक्रिया साल 2 साल लटक जाती है। मैं चाहता हूं सभी लोगों को ज्वाइनिंग साथ मिले और न्याय मिले, इसलिए ये प्रक्रिया रुक गई। लेकिन जो जानबूझकर विभागीय लापरवाही है, जो न्यायालय में जो लंबित प्रकरण उनको वो सुरक्षित रख सकते हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि न्यायालय के प्रकरणों की छटाई अलग हो, कि ये हाँ ये न्यायालय ने कहा है इनको रोकने के लिए, और जो न्यायालय में नहीं है, जो मामला बिल्कुल सही है, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे, इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन जो दिक्कत आई है वो इस कारण से रुकी नहीं, तो 300 को तो कभी आदेश हो जाते। लेकिन अब इन लोगों को न्याय मिले, क्योंकि साथियों मुझे पता है आप 2018 के बाद इंतजार करें, लेकिन भर्ती रद्द से लेकर जो लोग आपने पीड़ा देखी इसको जिंदा करवाया है। अब आपके आदेश भी जल्द जारी कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन कारण ये था वो 300 लोगों को दे रहे थे, भर्ती अटक जाती, इसलिए हमने रुकवाया। लीगल ओपिनियन आ गई थी, मंगवा भी ली थी, वहां AAG साहब से बात भी की थी, लीगल ओपिनियन भी आ गई थी, लेकिन इसलिए रुकाया कि भर्ती नहीं टिके। आगे की प्रक्रिया जो मैं ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। साथियों 14 जुलाई को इस बार, क्योंकि जब मैं थाने में रहा, जेल में रहा, पुलिस वाला का व्यवहार देखा, उनकी मांग देखी, मैंने उनसे वादा भी किया था। 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, और मैं जन्मदिन इस बार मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐतिहासिक कार्य किया जाए। क्योंकि साथियों जब मैं गांव में था, घर पे था, जब मैं DLED करने जाने से पहले मेरे पापा जी का एक सपना रहता था कि वो जो सामाजिक हर व्यक्ति का हेल्प करते थे। कई बार क्या ब्लड की आवश्यकता थी, मुझे कहते थे कि यार तू भी ब्लड रक्तदान शिविर कराया कर, रक्तदान शिविर होगा और किसी गरीब को हम रक्त देंगे तो सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। बोले कि ये रक्तदान, तो मैंने कहा कि मैं हर साल कराऊंगा। तो मैं मेरे जन्मदिन पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन हम पिछले कई सालों से करवा रहे हैं। कोरोना की वजह से 1-2 बार नहीं करा पाए, लेकिन हर बार हम करवा रहे 3-4 साल से। लेकिन इस बार रक्तदान शिविर राजस्थान पुलिस के उन अभ्यर्थियों के लिए जो वो कर्मचारी है, वो यूनियन नहीं बना सकते, उनके पे ग्रेड 3600 करने, साप्ताहिक अवकाश के लिए, समय पे पदोन्नति हो, और उनके और भी जो पहले की वेतन कटौती पूर्व सरकार के वो बहाल की जाए। उन तमाम मांगों को लेकर इस बार मेरा जन्मदिन राजस्थान पुलिस के उन कर्मचारियों को, उन कांस्टेबलों के लिए समर्पित है। उनकी युवा पुलिस के सम्मान में युवा मैदान में, यानी कि रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, और वो जयपुर त्रिवेणी नगर में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। समय स्थान आपको बता दिया जाएगा। इस बार मेरा जन्मदिन मैं पुलिस के कर्मचारियों के लिए, जो चुनाव हो, दंगे हो, आपने देखा होगा कि जो उदयपुर घटना में जो उनको पकड़े वो पुलिस ही पकड़ने वाले थे, यानी कि हर जगह पुलिस प्रशासन प्रदेश की रक्षा के लिए वो रक्षक बनकर आगे आते हैं। हम त्योहार बनाते हैं, वो घर पर से दूर रहकर वहां वो अपनी रक्षा करते हैं। चुनाव, दंगे, हर जगह पुलिस वाले आगे रहते हैं। तो उन लोगों की पीड़ा मैंने देखी। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई संगठन नहीं है, आप हमारा साथ दीजिए। तो इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं उन लोगों की आवाज उठाने वाला हूँ, रक्तदान करके। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, एक हम सब लोग, मैं खुद भी, हम सब लोग रक्त देकर और सरकार को वो रक्त भिजवा कर कि हम लोग इनकी, क्योंकि रक्तदान होगा वो किसी न किसी गरीब के लिए काम आएगा। जो मैंने मेरे पापा जी से वादा किया था कि हम रक्तदान करवाएंगे और किसी न किसी गरीब के लिए हमारा वो रक्त काम आएगा, तो वो वादा पूरा होगा। और उस रक्तदान के माध्यम से पुलिस वालों की आवाज उठाएंगे कि हमने आज रक्तदान करके और उनका समर्थन किया, उनकी मांग। क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। हमारा रक्त किसी भी गरीब की, जो कोई रक्त देने वाला नहीं आने, या रक्त के वो उनके पास पैसे नहीं हो खरीदने के लिए, उनके लिए हम निःशुल्क सेवा कर सके। तो इसलिए रक्तदान में आप सभी से मेरा निवेदन है, 14 जुलाई को आप पहुंचे। स्थान और समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथियों उसके अलावा RS का जो परिणाम है, अधिकारियों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जो ये महीना चला जुलाई का, इस अंत तक ये परिणाम जारी कर देंगे, ये उन्होंने बताया। मैं एक चीज और कह रहा था, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला भी मैं कल ट्वीट करके बता दूंगा। फायरमैन वाला जो प्रैक्टिकल और जो इनका फिजिकल वाला जो आदेश जारी होना था, वो कारण ये रहा था कि मंत्री जी कोटा दौरे पे गए, आज आ गए हैं। आज कभी इसी वीक में मेरे हिसाब से वो दिशा निर्देश DLB को दे देंगे और जल्दी आपके आदेश जारी हो जाएंगे। क्योंकि मंत्री जी के पास फाइल बहुत दिन पहले चली गई थी, मंत्री जी लगातार बिजी थे, और कोटा चले गए तो फिर उदयपुर, लगातार ये बिजी रहे। इस वजह से उनके से फाइल नहीं निकली, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकल के, जो आपके फिजिकल के जो आदेश, जो फिजिकल होना था वो नहीं हो पाए थे। लेकिन वो आदेश अब जल्द जारी हो जाएंगे। मंत्री जी जयपुर आ गए, आज भी मीटिंग बता रहे थे। तो इसमें जो फाइल पे अप्रूवल मिलते ही इसकी दिशा निर्देश DLB के द्वारा जल्द जारी कर दिए जाएंगे। एक चीज मैं बता रहा था, पशु चिकित्सक भर्ती WO और जो 1-2 और RPSC की भर्ती है, उनकी कल हाई कोर्ट में सुनवाई है, डिवीजन बेंच पे। इससे संबंधित एडवोकेट, जो सरकारी एडवोकेट से मैं मिलकर आया था, और वो कह रहे हैं कि कल इन लोगों को राहत दिलाने के लिए मैं पूरी जी जान लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कल इन लोगों के लिए अच्छी खबर आए, और कल ऐसे आए कि न्यायालय से बड़ी राहत, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल अच्छी बहस वो करें, सरकार इन भर्तियों का निस्तारण करें, जो प्रयास करें। आंदोलन जो हुआ उस मांगों में, मांग पत्र में शामिल था, और मैं अधिकारियों से, जो संबंधित एडवोकेट से आज मैं
मिलकर आया हूं, बात की आप लोगों के लिए, पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं इसके अलावा। साथियों, कनिष्ठ अनुदेशक की जो फाइल है, नियमों को जो नियम संशोधित हो रहे हैं, जो नियमों को लिए आरपीएससी फाइल गई हुई थी पिछले वीक में कनिष्ठ अनुदेशक की जो फाइल आरपीएससी गई हुई थी। आरपीएससी से आने के बाद वो जाएगी लॉ में जाने के बाद कैबिनेट में, क्योंकि पहले जो फाइल्स ली थी उसको डंप कर दिया गया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन दोबारा हमने प्रयास किया। जो 23 मई को आपके अभ्यर्थी आए थे, उसके बाद 23 मई के बाद ये वापस फाइल चली है और अब वो आरपीएससी चली गई। आरपीएससी आने वाली है, शायद इस वीक में फाइल वापस आ जाने से उम्मीद है, और उससे आने के बाद लॉ में जाएगी, लॉ के बाद कैबिनेट में आएगी, और फिर नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, लेकिन आप भी ठंडे में बस्ते में चले गए थे। आप जैसे आए 23 मई को, आपने आंदोलन किया, आपने पूरा सहयोग किया, आपने संघर्ष किया, इसके बाद ये फाइल दोबारा से चली है और अब आरपीएससी पहुंच चुकी है। वहां से आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। 2012 टीजीटी के मामले में 26 जुलाई को सुनवाई है, पूरी नजर है, कोशिश रहेगी इस बार हमारी जीत हो। पीटीआई सिलेबस को लेकर आज चेयरमैन साहब से मिले थे और हमने 2018 वाला सिलेबस भी दिया है, इस वाला भी दिया है, वो भी चर्चा करें। कुछ चीजें उन्होंने रास्ता बताया, वो भी हम प्रयास करेंगे। शिक्षा विभाग भी हमें जाना है, तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ पीटीआई का सिलेबस विस्तृत रूप से जारी हो, जो जैसे 2018 में हुआ। आज आपके जो प्रतिनिधि अजय और ज्ञानशी लाल जाट मेरे साथ गए थे और मिलकर आए थे, तो पीटीआई भर्ती में विस्तृत सिलेबस के लिए भी हम प्रयास करें। आपकी भर्ती भी निकलवाए तो सिलेबस भी निकलवाएंगे, चिंता मत करिए, आपकी भर्ती भी सही समय पे होगी। और मैं कह रहा हूँ, जैसे 25 सितंबर को एग्जाम होगी, तो मुझे लगता है फरवरी मार्च तक आप स्कूलों में पहुंच जाओगे। आप तैयारी करिए, अच्छी भर्ती, अधिकतर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का इसमें नंबर आ जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की आंसर की जारी हो चुकी है, अब अगला कार्य उनका होगा परिणाम को लेकर। रीट लेवल 2 के माहौल को लेकर काफी लोग प्रदर्शन, इनके जो मैं लगातार जो इनका आंदोलन, सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से कि कम से कम इन लोगों को, क्योंकि न्यायालय में मामला है, न्यायालय में सरकार को जवाब पेश करना, तो सरकार इस पे तानाशाही नहीं करे, कम से कम जवाब तो वहां पेश करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक बार इनसे बुलाकर इनकी पीड़ा जरूर सुने। मिलने का अधिकार आपको देना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनकी पीड़ा सुननी चाहिए, और आपको राज्य सरकार को जवाब कोर्ट में पेश करना चाहिए, न्यायालय को फाइनल फैसला करना है इसमें, क्योंकि मामला न्यायालय में, लेकिन कम से कम इनकी पीड़ा तो सुननी चाहिए। ये मैं अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मिलिए और सरकार को जवाब पेश करिए। जो निर्णय करना है वो न्यायालय को करना है, लेकिन सरकार को न्यायालय में जल्द से जल्द रीट लेवल 2 को लेकर जवाब पेश करना चाहिए। ये मेरी अपील सरकार से। बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप रद्द हो, ये मांग भी लगातार उठा रहे, प्रयास कर रहे हैं, और ये वास्तव में मैंने, आपने देखा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की थी, मैंने वो घोषणा पत्र की कॉपी भी दिखाई थी कि कथनी और करनी में अंतर किया। मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 4 घंटे की बंधुआ मजदूरी खत्म करिए, आपने जो घोषणा पत्र में डाला था, जो वादा किया था, वो पूरा करिए, इंटर्नशिप रद्द करिए और बेरोजगारी भत्ता बिना शर्त दीजिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लगातार आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, लेटर भी लिखा हूँ, जितना प्रयास मुझसे हो रहा, हर प्रदेश के हर युवा, हर भर्ती के लिए मैं कर रहा हूँ। 600 निवासी स्कूल व्याख्याता भर्ती में पीसीसी पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने वादा किया था, और वादे के साथ उन लोगों ने बड़ी चालाकी की। न्यायालय में जब डिवीजन बेंच पे मामला था, सरकार की तरफ से इनके खिलाफ वहां पे पक्ष रखवाया, वो न्यायालय का फैसला आ गया, वो विपरीत आया, यानी कि 600 निवासी अभ्यर्थियों के खिलाफ वो फैसला है। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यर्थी इसमें याचिका लगा रहे, लेकिन कथनी और करनी में अंतर था। जहां शिक्षा मंत्री जी ने सुजानगढ़ में वादा किया था, बोला था, पता नहीं क्या क्या वादा किया था, जो मैं लाइव में बोल चुका हूं, मैं उस बात को पुनः रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को अपना वादा निभाना चाहिए। आपने मिठाई खाई, आपने वादा किया था, और आपको अपने वादे पे कायम रहना चाहिए। आपने वादा किया था, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा नसीब में होगा, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं, लेकिन आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लंबे लंबे भाषण देने के बजाय जो कहा वो करना चाहिए। आपने जब पीसीसी के मुकदमे दर्ज करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपना कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वादा आपको पूरा करना चाहिए। हम तो वादा 2023 तक तो हम तो वादे याद दिलाएंगे, वादा आपने किया है, और जो किसी व्यक्ति के, किसी बेरोजगार के धोखा हुआ है, तो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी आवाज मीडिया, सोशल मीडिया हो, हम उठाएंगे। चाहे कितने हमारे सोशल मीडिया को हैक करवाने की कोशिश हो, किसी की भी हो, करवा लीजिए। ये हैक करवा देंगे तो दूसरा बना लेंगे, कितने हैक करवाएंगे आप, हैक करवाते करवाते थक जाएंगे, हम लोग थकने वाले नहीं, अंतिम शासन करके। ओबीसी आरक्षण के मामले में मैंने बता दिया, जल्दी हम लोग करेंगे। और एक चीज देखा था कि अभी कोई एग्जाम थी, एमएलए का बेटा का नाम आया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जागृति स्कूल में कांग्रेस के नेता का नाम आया, न उसकी मान्यता रद्द हुई है, न संपत्ति जब्त हुई है, न वो एक और स्कूल का नाम आया था कांस्टेबल। क्यों कार्रवाई, कानून की तौहीन क्यों उड़ाई जा रही है, क्यों बार बार बचाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करूंगा, नए कानून की पालना में तमाम जो परीक्षा केंद्र उनकी मान्यता रद्द करने के साथ उनकी संपत्ति जब्त की जाए, और नए कानून की पालना के तहत 10 लाख से 10 करोड़ का उनका जुर्माना हो, और साथ में 10 साल की सजा हो।
कोई भी बचे नहीं है। लेकिन यहाँ अधिकतर लोग जो सरकार से जुड़े लोग आ रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, तो कैसे युवाओं का सपना बच पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा, एक्शन आपको सख्त लेना होगा, जिससे युवाओं का, बेरोजगारों का सपना और उनका भविष्य बच सके। अन्यथा आप देख लीजिए जागृति स्कूल में पीछे किसका आता है, वो आपको पता है, सारी चीजें सामने आ रही है। वहां अभी एक प्रकरण आया, जो दूसरा एग्जाम देने गया है, एमएलए का बेटा है, अब देख लीजिए कौन है, रक्षा की भक्षक बनना। तो इसमें आपको निर्णय करना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसका नुकसान हो रहा है। ये लोग जो क्रम कर रहे हैं ना, ये क्रम कांड कर रहे हैं, जनता को पता है, युवा को पता है, इसका नुकसान युवाओं में आक्रोश हो रहा है। और 2023 के लिए ये लोग गुस्से में आक्रोशित है, जो उसका गुस्सा वोट की चोट के माध्यम से करने वाले। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा, एक्शन लीजिए, ये गलत है, उनके खिलाफ उनको जेल में डालिए और खिलाफ कार्रवाई करिए। अब ये जेडीए में संविदा पर कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट निकाली है, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जेडीए ने भर्ती निकाली है, हटा अपने लोगों को लगाने के लिए। कनिष्ठ अभियंता जो प्रदेश के लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, जो डिप्लोमा डिग्री लेकर आते हैं, उनके साथ बड़ा धोखा है। जेडीए के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी, यानी कि अपने प्लेसमेंट एजेंसी जो भी आएंगे, अपने लोगों को बैकडोर एंट्री का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, इसको बदला जाए और नियमित तौर पर भर्ती निकाली जाए। ये बैकडोर एंट्री बड़ा खेल है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत लोग, बड़े लोग लिप्त है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको संविदा से हटाकर स्थायी तौर पर भर्ती निकाली जाए। मोटर वाहन वाला मैं कल बताऊंगा। विशेष शिक्षक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों पदों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। विशेष शिक्षक में तीनों पदों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की अन्य भर्तियों के लिए हम पूरी कोशिश करें, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, नृत्य सहायक हो, एमओ हो, उन सब भर्तियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीएचओ के लिए मैं बता चुका हूं। और जो अन्य जो भर्तियां मांग पत्र शामिल है, उसके लिए मैं कल एक बार फिर अधिकारियों से मिल रहा हूं। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे जो हमने संघर्ष किया, लाजवाब किया, शानदार किया। मीडिया, सोशल मीडिया, आपने देखा होगा कि एक आवाज आप लोगों की, आपने जो किया संघर्ष, कम से कम आपने देखो सीएचए के अभ्यर्थी को रात को उठाकर कहां छोड़ा, कितने लोगों को परेशान किया। वो कितने दिन, 100 दिन के करीब वो धरना दे रहे थे। हम बैठे रहते, हमारे साथ भी वही होता, लेकिन कम से कम हम लोग गए, लड़े, बैठे। हम चाहे लाठियां खाए, चाहे जेल में गए, चाहे मुकदमे खाए, लेकिन हमने हार तो नहीं मानी, आज भी लड़ रहे हैं। हम पीठ दिखा के नहीं भागे, सीना ठोक के लड़ाई लड़ते, आगे भी सीना ठोक के लड़ाई लड़ेंगे, सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, आप मिल लीजिए मुझसे, नहीं तो मेरे बेरोजगार से मिल लीजिए, समस्या को हल कर दीजिए। हम लोग पहले भी हमने धन्यवाद दिया, आगे भी धन्यवाद देंगे। हमारे तो हमारी मांगों से मतलब है। साथियों, बीच में ये मुझे पता है लाइव डिस्टर्ब हुआ होगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, कहीं बागे मैं बोल चुका हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बीच में कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन जिन चीज़ों पर मैं नहीं बोल पाया, तो मुझे मैसेज से बता दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। मैं उन मैसेजों को देखकर मैं दोबारा जब लाइव होंगे यहाँ तक के, क्योंकि कल मैं मिलूंगा, उसके बाद जब भी लाइव होगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो तमाम यूट्यूबर है, वो मेरी अलग अलग भर्तियों जो मैं बोल रहा हूँ उसको उठा के अब डाल देना, सब तक पूछे मान कौन कौन सी भर्ती के लिए मैंने क्या क्या बोला है। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार यूट्यूब पे देखने की कोशिश करता हूँ कमेंट। यूट्यूब पे तो बहुत तेज चल रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता वाले के लिए मना कर दिया भैया उन्होंने, कि दस्तावेज सत्यापन तक वाला हटाकर शैक्षणिक योग्यता जो है ना, दस्तावेज सत्यापन तक करवाने की जो आवेदन की अंतिम तिथि से हटाकर दस्तावेज सत्यापन वाली जो मांग थी उसके लिए मना कर दिया। जैसे आरएस भर्ती बोले कि 2018 वाली कब हो रही है, ऐसे में भर्तियां लंबित हो जाती है, तो वो उन्होंने तो इस चीज के लिए मना कर दिया। कृषि प्रेक्षक के लिए हम मांग कर रहे हैं, नई भर्ती में कृषि प्रेक्षक भर्ती निकालने की हम मांग कर रहे हैं। एसआई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, आरएस भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, नई भर्तियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग कर रहे हैं। हम लोग 10,000 जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं। हम लोग चिकित्सा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में, हर विभागों में, वो आपने मांग पत्र देखा होगा 23 मई के आंदोलन में हर भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। उन तक आपने देखोगा हर विभाग को उन्होंने लेटर लिखा, हर विभाग के लेटर गया है और वो परीक्षण चल रहा है। जिन विभागों में वैकेंसी कई सालों से नहीं है, उसकी वैकेंसी आएगी, आप चिंता ना करो। मुख्य सचिव जी भी खुद भी इस संबंध में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। जो कई लोगों के अभी नई स्टेनो भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो हर चीज की ईओ की मांग कर रहे हैं, हर चीज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, जो कमेंट आ रहे हैं आरपीएससी की ईओ अब बहुत पास चल रही है, मैं हर भर्ती के लिए प्रयास कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफर, एलडीसी,
सबके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं, हर चीज के लिए हम कर रहे हैं। जल्दाई विभाग में भर्तियों की मांग करें। मैं अब एक बार फेसबुक पे देख लेता हूँ कमेंट। चालीस प्रतिशत ये कह रहे हैं कनिष्ठ अनुदेश। कई लोगों ने कहा पेपर बहुत कठिन आया और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मान लीजिए 40 ऊपर वाले कई मिल गए, सीटें खाली नहीं रही, सीटें खाली रहती हैं तो फिर हम शीतलता के लिए प्रयास करेंगे। कंप्यूटर अनुदेश भर्ती के लोग के मैसेज आ रहे, फिर उस समय हम प्रयास करेंगे। महिपाल बसरा कह रहे हैं उपेंद्र जी आपने वीडियो फिर रिजल्ट टीएसपी लोगों को साथ नहीं दिया। महिपाल जी आप मेरा लाइव देखना, आप लोगों को थोड़ी बहुत, अब मैं क्या कहूँ, नहीं कहूंगा, कहने वाला था यार थोड़ा सा आप भी सोच लीजिए। मैंने कई बार लाइव में बोला था, बुलाया भी था, समय भी दिया था कि आप आओ दिनेश बोर्ड में आपके साथ चलूंगा। एक व्यक्ति नहीं आया दिनेश बोर्ड बुलाया तब, एक नहीं आया। अब कह रहे हमारा साथ नहीं दिया। भैया आना तो आपको पड़ेगा, समस्या आपको तो आपको आना पड़ेगा साथ। आपको मैं साथ जाने के लिए तैयार था, मैंने लाइव में बोला, कई बार बोला लाइव में, मेरे वीडियो उठा के देखना। लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते हो, कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया, टीएसपी का साथ नहीं दे रहा, आना तो पड़ेगा घर से निकल के। मैंने ऑफिस का समय दिया, ऑफिस में नहीं आए, मैंने बोर्ड का समय दिया, बोर्ड नहीं आए। फिर भाई साहब आप घर से नहीं निकलोगे तो कौन साथ देगा? फिर कह रहे हो टीएसपी का साथ नहीं दिया। यार मैं हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर पीड़ित बेरोजगार का साथ देता हूं, तो आपका क्यों नहीं दूंगा? देता हूं और देता रहूंगा। लेकिन आप नहीं, आप कह रहे हो कि अब 9 तारीख को एग्जाम होने वाली है, अब क्या हो जाएगा? अब कुछ नहीं होने वाला। जब समय पे बुलाया, समय से जागते ना आप, तो कहीं ना जागते आते फिर साथ नहीं देता तब कहते। अब कह रहे कि हमारा साथ दो। यार कम से कम समय पर आना चाहिए था आप लोगों को। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मांग हमने रख दी है, नहीं भर्ती की, रख दी है मैंने मांग। आईटीआई अनुदेशक की मैंने अब लाइव में मैं बोल चुका हूं। पंचायत सहायकों के लिए आपके साथी कह रहे हैं, मैं भी जितना सहयोग मैं करूंगा, प्रेम रूरी जी करूंगा। एलडीसी वाला भैया अभी तक वो जो सीएटी में शामिल है, और मैं इसको मैं चाहता हूं सीएटी हो ही नहीं हो, एलडीसी सबकी वैकेंसी आ जाए, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की, मैं कोशिश कर रहा हूं। श्याम जी खोकर जी मना कर दिया उन्होंने बढ़ाने की एग्जाम, पीटीआई के नहीं बढ़ेगी, मना कर दिया। टीजीटी 2012 की 26 जुलाई को सुनवाई है। सुभाष नेहरा जी टेक्निकल हेल्प के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं मेरी तरफ से। पशुधन साई का पप्पू राम जी कल परसों कभी भी इसी वीक में आ जाएगा, इसी वीक में परिणाम आ जाएगा आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयास करेंगे फुलाराम जी, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। प्रयोगशाला साई के लिए राधेश्याम नागर जी मैं बोल चुका हूं ऊपर। लैब टेक्नीशियन के लिए ऊपर बोल चुका हूं भैया मैं। थैंक यू। एलटी के लिए मोहित बोल चुका हूं ऊपर मैं। एसआई का इंटरव्यू कब होगा इसका मैं पता करके जल्दी ट्वीट करूंगा, एसआई भर्ती वाला। पवन सोनी जी टीजीटी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे मामला संज्ञान में 26 जुलाई को इसकी सुनवाई है, पूरी मदद कर रहा हूं मैं। कृषि अन्वेषक में पद बढ़ाए जाए, ये एक मांग आई है। पंचायत राज के लिए रोहित जी मैं बोल चुका हूं। ईओ की वैकेंसी कब आएगी मैं जल्दी बता दूंगा, जितना मैं पता करके मैं ट्वीट कर दूंगा ना। शायद लाइव में मैं जिसके बारे में नहीं बोल पाऊँ, मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं देख पा रहा, मैं फेसबुक पे कमेंट देख रहा हूँ। कई लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो मेरा लाइव देख रहे हैं वो फेसबुक पर मुझे जरूर बताए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा। मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कमेंट अभी। सीएचओ की मैं बता चुका हूँ, इसी साल एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं, और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कह रहे हैं। पंचायत राज रोहित जी मैं बोल चुका हूँ, बहुत लंबा बोला हूँ, पंचायत राज के लिए बोल चुका हूँ। पीएचडी के लिए क्या बोलना, जलदायु विभाग के लिए मिलेंगे मंत्री जी से क्या? धीरे चलें क्या? इंटर्नशिप रद्द की जाए, बेरोजगारी भत्ते कर रहे हैं उसके लिए। पटवारी के लिए मैं बोल चुका हूँ, जल्दी ही जिला आवंटन हो जाएंगे। जैन वाला अब इंतजार करो, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा भैया, कल परसों कभी आ जाएगी, इस वीक में आ जाएगा। जल्ददारी के लिए कोशिश करें। आईए की वैकेंसी जो सूचना सहायक प्रोग्रामर, इसके लिए भी हम कोशिश करें जल्द से जल्द इन भर्तियों की वैकेंसी पे आए, बिल्कुल कोशिश करें। विशेष शिक्षकों के लिए अनिल पुलिया जी बोल चुका हूं। पीडीजी में बोल चुका हूं। रोहित जी मैं बोल चुका हूं विशेष शिक्षकों के मामले में ऊपर। संस्कृत विभाग वाला बोल चुका हूं। ऑपरेशन थिएटर वैकेंसी के लिए मैं बोल चुका हूं। चलो लंबा लाइव बहुत लंबा हो चुका है, फिर मैं कल एक बार अधिकारी से मुलाकात कर रहा हूं, फिर एक बार आप लोगों से जुड़ जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे ट्विटर पर, क्योंकि मैं ट्विटर पर ट्वीट कर रहा हूं, लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि मैं
व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत कम लोग, एक दो ग्रुप में जुड़ा नहीं हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में खुद जुड़ा नहीं हूँ, जिसमें मैं ट्वीट करता हूँ, पोस्ट की कॉपी करके मेरा नाम उठा के डाल देते हैं। जबकि सबसे पहले ट्वीट सोशल मीडिया पे मैं ट्वीट करता हूँ, तो इसलिए ट्विटर पर आप जुड़िए, आप फेसबुक पे जुड़िए, मैं वहां सबसे पहले सबसे जल्दी, क्योंकि मैं लगातार अधिकारियों से मिलता हूँ, लगातार प्रयास करता हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक आंसर की जारी होगी, मैंने बताया था, आज वो हो चुका है। और जो परिणाम JN और पंचायत पशुधन सहायिका आने वाला वो जल्द आ जाएगा, कल परसों कभी, यानी कि इसी वीक में जल्दी आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और आपसे आगे एक और लाइव में मुलाकात करूंगा। एक बार मैं व्हाट्सएप पर देख लेता हूँ किसी का कोई कमेंट आया हो तो। आज हैक करने की कोशिश की गई, पूरी कोशिश के लिए। भैया ये मुझे मैसेज कर रहा है एक लड़का बार बार, मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर के लिए, जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अब कोई तानाशाही में क्या कर सकते हैं। जल ग्रहण विभाग में 13 सालों से संविदा कर्मियों के पशु विशेषज्ञ लगे हुए हैं, ये क्या। चलो साथियों, एक और युवा तक कार्यक्रम लाइव में आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों को यूं ही साथ देना है। मैं हर खतरे से टकरा जाऊंगा, न झुकूंगा न हार मानूंगा, चाहे मेरी मौत हो जाए पीछे न हटूंगा। और जिस दिन मौत भी होगी हंसते हंसते इस दुनिया से चला जाऊंगा, न गुलामी स्वीकार करूंगा न झुकूंगा, सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। हाँ ये जरूर है, 14 जुलाई को इस बार मेरे जन्मदिन पर एक विशेष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जयपुर त्रिवेंद्र नगर में किया जा रहा है। आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है, क्योंकि उस दिन भी अच्छा मैसेज देना है। लेकिन हमारा आंदोलन, हमारा संग्राम, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक मेरे प्रदेश के युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।